बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी का फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से CSS 2023 के लिए रिवीजन क्लासेस का जो आगाज़ है वो 18 जनवरी से किया गया और 24 जनवरी तक ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाबी के साथ, शानदार कामयाबी के साथ हमारा ये जो सेशन है लाइव रिवीजन क्लासेस का सेशन ये चल रहा है। करंट अफेयर्स की रिवीजन करवाई गई, उसके लिए नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की मैनेजमेंट ने 3 सेशंस रखे। इंग्लिश एसे के लिए एक सेशन रखा गया, उसके साथ साथ GSA के लिए भी एक सेशन रखा गया। अब इंग्लिश कंपोजिशन के लिए आज का जो सेशन है उसको सर मज़र इलाही साहब जो हैं वो होस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप 9 बजे तक, रात 9 बजे तक नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जो फेसबुक पेजेस हैं और यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से ये सेशन जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है ताकि आज के सेशन में आपकी इंग्लिश कंपोजिशन की रिवीजन करवाई जा सके। तो मैं सर मज़र इलाही साहब जो हैं वो सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर काइंडली आप इस सेशन को स्टार्ट करें और रात 9 बजे तक आप सर मज़र इलाही की यही कोशिश होगी कि आप लोगों को CSS 2023 के एस्पायरेंट्स को हर मुमकिन जो है रिवीजन करवाई जा सके और आप लोगों की रिवीजन जो है वो मुकम्मल करवाई जा सके। सर प्लीज स्टार्ट द क्लास एंड सर फैसिलिटेट द एस्पायरेंट्स सर। जी थैंक यू वेरी मच तुराब। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको। शुड आई स्टार्ट नाउ? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है और हम सर फेसबुक पे भी लाइव हैं और यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हैं सर, प्लीज। ओके ओके। अच्छा जी, द स्टूडेंट्स। ओके। अच्छा जी, वेलकम टू दिस सेशन जी फॉर द रिवीजन क्लासेस। अच्छा, दिस you can see right now the slide, the sequence of the lecture would go like this. Okay, first of all, I'm going to unfold the very objective of the very paper of the pressing and composition, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी misunderstandings होती हैं। क्योंकि this is a revision class, मेरी I would like to advise you all to pay close attention to this, because here you might find certain things which you have never heard before. बिल्कुल एक नई चीज होगी। And I would also advise you, ये देखें, आप देखें आवाज है ठीक है? ओके 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 ओके। नाउ इट इज इजी। थैंक यू। अच्छा, before we proceed, since you understand that this session is of 3 hours and this is a revision class, I want students to be very practical and pragmatic कि उन्होंने जो approach रखनी है वो ये है कि whatever they have learned throughout their sessions, training session here at NOAA or anywhere else, for the time being जो भी उनके दिमाग में information है regarding this subject उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। उसकी वजह यह है कि because if you come up with your own confusions and unanswered questions, certain questions which have never been answered, so they would disturb you, they would never allow you to comprehend the full extent of this lecture. इस पूरे lecture को आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकेंगे। For that matter, it's important कि just try to focus on the maximum you can get from this lecture, because जब मैं normally class conduct करता हूँ तो my first session is always about the paradigm shift, because students have a different perception and understanding regarding this subject. They gather information, you know, from different sources, मुख्तलिफ sources से वो information लेते हैं, and the information is definitely not customized information. And then when they discuss different things with the students, that brings about more confusion. Students की जो understanding है वो clouded हो जाती है, and वो जो एक rational approach से किसी चीज को देखना चाहिए, they can't see that thing. So what happens is that in my first lecture, I try to dent the old perception so that they understand how this particular paper is different from
the conventional approach the students had towards this subject, जो उनकी subject की तरफ होती है. So बिल्कुल उसी तरीके से आज के सेशन में भी मैं ये चाहूंगा कि if you had missed any information earlier किसी भी सेशन के दौरान or you could not digest the whole information out and out, तो आज के दिन कम से कम उस चीज को पूरे तरीके से समझे, because this would give you a comprehensive idea of how to approach this paper and then how to attempt this paper. और अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं तो definitely that would not be a more challenging situation for you. It would be easy. You would have relief, obviously. So the sequence of the lecture would be कि एक तो आपको पूरे इस पेपर का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, and you must know why actually students fail in this paper. It does not mean that the paper itself is as very complex as it is believed. या शायद कोई इसके लिए बहुत जैसे कि लोगों की एक ख्याल है कि बहुत कोई हाई किस्म की इंग्लिश चाहिए उनको, हाई साउंडिंग वर्ब्स चाहिए, वर्सिटी होनी चाहिए. इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है. You would get to know that the things are quite different. और अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग सही हो और पेपर मैनेज करना आता हो तो डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म. और फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा. डेफिनेटली इस रिवीजन क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो तो नहीं हो सकती बिकॉज लेक्चर्स हैव बीन डिलीवर्ड, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनएविटेबली इंपॉर्टेंट द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट बिफोर यू टेक द पेपर, वो आपको समझनी है. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले as far as this paper is concerned of the Pressian composition, हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्वेंशनली समझते हैं कि ये प्रेसी का पेपर है. देयर अटेंशन इज ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी, और उसके बारे में भी डेफिनेटली बहुत सारी मिथ्स हैं. दे बिलीव दैट इज प्रोबेबली प्रेसी इज अ टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी का टेस्ट है और इसके लिए हमें हमारे पास बहुत कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की शेक्सपियरियन स्टाइल में हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, बम्बास्टिक वर्ड्स होने चाहिए. और फिर देयर होल एंडेवर इज फोकस entirely on dealing with this particular question, ignoring the rest of the questions and their significance. And this is what we have witnessed. अभी जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की है, this is what we observed, that most of the students obsessed with the idea of Pressy ignored the other important factors, essential factors, which contribute to achieve the overall objective of the Pressian composition paper. सबसे पहले इस रिवीजन के दौरान आपने इन चीजों को कम से कम अपने ज़हन में बिठा लेना है, so that when you approach the paper, तो उस कन्वेंशनल तरीके से आप इस पेपर को ना देखें. Now, you must understand कि ये आपका वाहिद पेपर है जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में है. In all compulsory subjects, this is one of the paper which is of the language. पहली बात, this is of the language. And your knowledge is not of any other subject, or your information regarding any subject is not being tested. This is the paper जो कि लैंग्वेज को चेक कर रहा है. To what extent you are language proficient, पहली बात. And the language proficiency in terms of written communication. Written communication. Because written communication, you know that document. It's a tangible proof of your communication. And as far as communication is concerned, लोग इसको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं. ये जैसे कि कन्वेंशनल तौर पर हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे या मैट्रिकुलेशन लेवल पर आप लोग जब ये इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, प्रेसी को पढ़ते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, वो उसी अप्रोच को लेकर के चलते हैं. एंड व्हाट हैपेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, वो उन क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द रीजन दैट देयर होल फोकस इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी एंड टू सम एक्सटेंट ऑन द कॉम्प्रीहेंशन, ignoring the fact that the rest of the questions are particularly designed, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो आपकी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है
उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देख सकें, उसको असेस कर सकें, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर समझने का है वो ये कि कम्युनिकेशन डज नॉट मीन फिलोसॉफिकल। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट आएगा, यानी आपने जो प्रोड्यूस करना है वो कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट आएगा। कम्युनिकेशन मीन्स कि when you communicate with someone, if you are communicating with a lot of audience, every single audience must understand what you intend to convey without misinterpreting and twisting the information. सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है ना वो कभी भी मुश्किल नहीं होती। कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, इजी, क्लियर एंड फ्लॉलेस। ये चार बातें आपको अपने ज़हन में बैठानी है सबसे पहले। यानी बिफोर यू अप्रोच दिस पेपर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर वन, ये वाहिद कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज की रिलेटेड है, एंड योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज बीइंग टेस्टेड हियर इन टर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट इज नॉट टू बी फिलोसॉफिकल, it is not to be complex. Rather, you are supposed to convert the complex content into a simple content that is easy to understand, that must be flawless, has absolute clarity and simple. क्योंकि जो आप कंटेंट करने जा रहे हैं, यानी जो भी आपको कंटेंट दिया आपने उसको, ये जो आपका रिटन एक्सप्रेशन है, that is based on reproduction of the material. आपका कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको प्रेसी के लिए फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो प्रेसी का जो क्वेश्चन है, एक कंटेंट दिया जाएगा फ्रॉम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इट कुड बी फ्रॉम फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। और उस कंटेंट को आपने समझने के बाद वो कंटेंट कहना क्या चाह रहा है, इट हैज टू बी रिप्रोड्यूस्ड। और उस रिप्रोड्यूस करने के कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ वेज हैं। इफ यू फॉलो दोज थिंग्स एंड इट वुड मीट दैट क्राइटेरिया, तो वो आपका एक बेस्ट रिटन एक्सप्रेशन में वो कंटेंट रिप्रोड्यूस हो जाएगा। आज के सेशन के अंदर ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, नरेशन एंड पंक्चुएशन, इसको ज्यादा कवर कर पाएंगे बाय एंड अलोंग विद दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी है या प्रपोजिशन है, उसके ऊपर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अब बता दूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इस सेशन के अंदर ये सारी चीजें हो जाए। अच्छा जी, एक सेकेंड। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, हम लोग हम लोगों ने जो ये चीजें ऑब्जर्व की हैं स्टूडेंट्स को व्हेन वी कंडक्ट द क्लासेस एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी कंडक्ट दीज टेस्ट्स, कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू गेट रिड ऑफ द कन्वेंशनल अप्रोच फ्रॉम देयर माइंड। वो जो एक परसेप्शन बन चुकी होती है कि शायद प्रेसी को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से कर लें, सिर्फ प्रेसी के क्वेश्चन को विच इज ऑफ 20 मार्क्स, तो शायद एक बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और हम पूरा पेपर पास कर सकते हैं। आई वुड से इट इज इलॉजिकल टू बिलीव कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा करने से एक इसका इंपैक्ट तो है, बट सेइंग दिस के 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हम पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन प्लीज। ये एक इल्यूजन है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी एक प्रोफिशिएंट एफिशिएंट तरीके से करने के लिए यू नीड टू बी इक्विप्ड with three things. Number 1, your language. Number 2, your skill of comprehending a given content, which basically requires the involvement of all intellectual faculties.
अब ये बात छोटी सी मगर बहुत अहम है, जो लोगों को समझ नहीं आती। वो समझते हैं कि हम जब रीड करेंगे ना किसी भी कंटेंट को, द गिवन पैराग्राफ, जैसे कि अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि प्रेसी को करना है फॉर एग्जांपल, अगर आपने, तो उस पैराग्राफ को आप 2 से 3 दफा पढ़ें तो आपको पूरा जिस समझ आएगा। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल until or unless you develop a certain reading sensibility which then further converts into reading skill। और स्किल का मतलब, स्किल की जो डेफिनेशन है ना, देखो वो ये है कि इट इज अ टाइम एफिशिएंट फिनोमेना। It's a time efficient phenomenon. When you perform any task efficiently, proficiently, within the stipulated time, that's called skill. That's called skill. And how you become proficient and efficient to perform that task within the stipulated time is with repetitive practice. हम ये देखते हैं कि students is reluctant to do practice. Student is not consistent in his practice. Blaming the subject or blaming the language or blaming FPSC, paper बड़ा मुश्किल था, is not the solution. You must have to, you must understand the facts. Facts क्या हैं? देखो ये पूरा पेपर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन रिटन कम्युनिकेशन चेक कर रहा है, जिसमें हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव एक अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और फिर वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, उसी हिसाब से तमाम क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट्स जब इस अप्रोच को लेकर चलते हैं और वो समझते हैं कि वो पूरे पैसेज को 2 दफा पढ़ेंगे, उसको वो समझ लेंगे, वो नहीं समझ पाते अनलेस दे अंडरस्टैंड कि दे मस्ट नो द कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई ऑल देयर इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज टू गेट द जस्ट। कहीं पर आपको एनालिटिकल किसी चीज को एनालाइज करना है, कहीं पे आपको एवेल्युएट करना है। Somewhere you have to, for example, relate the information. Somewhere you have to infer the information. Somewhere you have to predict. Somewhere you have to make an intellectual guess, not irrational guess. ठीक है जी? Somewhere you have to relate. तब आप उसके gist को निकाल सकेंगे। That requires an understanding of certain techniques, application of those techniques, consistent practice, consistent assessment. जब ये नहीं होगी वो नहीं कर सकेंगे। Then second thing is, once you comprehend, when you extract the very gist of the passage, फिर क्या करना है? फिर तीसरी चीज है writing skills. Writing skills. अब let me tell you one more thing. हम लोग एक दूसरे से डेली बेसिस पे बात करते हैं, we talk to each other, but how many of you know the art of conversation? How many of you know the art of conversation? I strongly believe that the people, only very few people know the art of conversation. They are not very good communicator. That's why misunderstandings get birth. लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है। कन्वर्सेशन इज एन आर्ट, कन्वर्सेशन इज आर्ट। इसी तरह से डिलीवरिंग अ स्पीच इज एन आर्ट। व्हेन यू नो दैट हाउ कंपोज यू शुड बी एंड देन हाउ यू शुड आर्टिकुलेट योर ऑल आइडियाज, द होल इंफॉर्मेशन इन सच ए कंसाइज, क्लियर एंड सिंपल मैनर के जो आपका ऑडियंस है वो उसको सुन सके, समझ सके, दैट इज एन आर्ट। बिल्कुल इसी तरह से राइटिंग भी एक आर्ट है। राइटिंग एक आर्ट है। एंड व्हेन यू डू नॉट नो दैट व्हाट राइटिंग इज, व्हाट आर द कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड, हाउ कैन यू आर्टिकुलेट योर थॉट और आइडिया into a short and accurate sentence so that it should not, what should I say, should not cause any kind of misinterpretation on the part of the reader, because reader से आपको instant feedback नहीं मिलता। When you speak to someone face to face, you have an instant feedback
Remember this thing. But when you are writing, you don't have an instant feedback. What your writing would cause, you don't know. And if you are not clear about this, whatever the consequences are, you have to bear. इसलिए writing के ऊपर एक बहुत comprehensive किस्म की practice चाहिए होती है. Student इन 3 चीजों में lack करते हैं. They even consider language to be, cramming certain rules of the grammar. And let me tell you, grammar for the sake of grammar is something else, and grammar for the sake of communication is something else. Most of the people, what we see is कि वो grammar को cram कर लेते हैं, समझते हैं कि certain rules को जो उन्होंने cram कर लिया है, तो वो बड़ी आसानी से कोई भी जो है कंटेंट लिख भी सकते हैं खुद से क्रिएट करके और किसी भी मटेरियल को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. This is the biggest mistake on the part of the students. Your mind is not conditioned to think in English and then express all the ideas in a coherent and composed manner onto the paper. उसके लिए आपको certain कह सकते हैं कि एक खास लेवल तक की आपको प्रैक्टिस चाहिए. And in my lectures आप सबको पता होगा कि मैंने lectures के दौरान राइटिंग कैसे की जाती है, पंक्चुएशन की क्या सिग्निफिकेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात की हुई है. मैं ये चाहूंगा आज के सेशन में कि तमाम लोग जो हैं बी फोकस्ड एंड whatever they have missed, no problem, but right now बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो नोट कर लें rather than कि be obsessed with the nitty gritties कि जी टाइटल में ये होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी मिसाल के तौर पर. लेकिन होता है ना, स्टूडेंट्स अभी छोटी छोटी चीजें सोच रहे होते हैं जो इतनी इनसिग्निफिकेंट होती हैं, बहुत दफा कह दी जाती हैं, वो कहीं से भी देखकर उनको पता चल सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द सिग्निफिकेंट थिंग्स दे इग्नोर. दे नेवर अबाउट बिकॉज दे क्लिंग टू द ओल्ड मेथड्स, एंड व्हेन दे क्लिंग टू ओल्ड मेथड्स और जो अप्रोच चाहिए उसकी तरफ नहीं जाते. और पीएससी जो है वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि वो ये देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज में किस हद तक प्रोफिशिएंट है. तमाम क्वेश्चन उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं. मैं आगे चल के इसकी बात करता हूँ. सबसे पहले जब आपने जो कि ये पूरा पेपर जो है इसमें आपका कोई सवाल लैंग्वेज के, नथिंग एल्स इज बीइंग टेस्टेड. अगर आप ये छोटा सा एक जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, इसको ज़हन में बिठा लें तो it would address all your confusions. Nothing is yours except your words. Simple as this. The word nothing clearly indicates कि अगर आपके ज़हन में ये ना जी कि प्रेसी में ये होना चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, प्रेसी में फॉर एग्जाम्पल कोई कोट लगा सकते हैं, प्रेसी में कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रेसी में कोई कमेंट दे सकते हैं, प्रेसी में कोई ओपिनियन देते हैं. एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड. नथिंग इज योर्स. कॉम्प्रिहेंशन में हमारा नॉलेज होगा कि सब तक होगा. एवरीथिंग इज एड्रेस्ड. नथिंग इज योर्स एक्सेप्ट योर वर्ड्स. अब उस जो मटेरियल दिया गया, जो कंटेंट दिया गया है, वो कंटेंट is not meant for every layman. It's not meant for every layman. But you have to produce or reproduce the content for a layman ताकि वो उसको पढ़ सके, आसानी से समझ सके. अब इससे अंदाजा कर लो कि आपका रोल क्या है इस पूरे पेपर के अंदर. In particular, for the sake of Pressy, and in general, for the rest of the question, particularly of the Pressy reading comprehension, translation, and punctuation, suppose, nothing is yours except your words. आपने ये चीजें रखनी है. Translation है, let's suppose, आपने उसमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं देनी. आपने उस कंटेंट को जो कि आपकी लैंग्वेज में है, you have to reproduce the same content in a foreign language. और दोनों लैंग्वेजेस के कन्वेंशंस और हैं. When you convert that in, for example, translation जो उर्दू है उसको इंग्लिश में, तो आपको you have to follow the conventions of English.
अब जब हम रिटन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब आप राइट करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, जो अपने अल्फाज में लिखेंगे, विच इज ऑल अबाउट योर वर्ड्स, तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनको एक एग्जामिनर जो है वो देखता है, बिकॉज दे विल गिव एन आइडिया अबाउट द कंटेंट अंडरस्टूड, जो कंटेंट आपने पढ़ा था। आपकी ये तमाम जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये बताएंगे कि आपने सही कॉम्प्रीहेंड किया था। हाउ डिड दे नो, हाउ वुड दे नो दैट यू हैव कॉम्प्रीहेंडेड? ऑब्वियसली योर वर्क वुड रिवील टू देम that you understood the content in the same manner as it was. यानी आपने आपके सामने फॉर एग्जांपल प्रेसी है, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, या ट्रांसलेशन है, आपने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, कैसे पता चलेगा? आपके पास क्या चीज है जिससे आप साबित करेंगे कि मैंने इसको बिल्कुल ठीक समझा है, मैं इसको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम, नो मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे पता चलेगा? थ्रू योर एक्सप्रेशन। और वो जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा? दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेक्सिकल, पहली चीज है लेक्सिकल एक्यूरेसी, यानी जब आप प्रेसी लिखेंगे या कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग के क्वेश्चन का जवाब देंगे, जब आप सेंटेंस करेक्शन को करेंगे, जब आप ट्रांसलेशन को करेंगे, उन सारी चीजों में ये जो मैं 6 कंपोनेंट्स बता रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दे वुड बी रिवील्ड। पहली है लेक्सिकल एक्यूरेसी। अब सीएसएस के अंदर जो हमने एक प्रैक्टिस देखी है, बड़ी ही इररेशनल किस्म की प्रैक्टिस, सिंस स्टूडेंट बिलीव्स दैट कि शायद सीएसएस और खासतौर पर प्रेसियन कॉम्पोजिशन के लिए उसे बड़ी हाई लेवल की वोकैबुलरी चाहिए, तो he gets so obsessed with cramming words, actually cramming words, rather than understanding the words, rather than knowing how to play with the words that he already knows. He starts pursuing, or chasing a grand list of words, कि बहुत ज्यादा वर्ड्स को वो क्रैम कर ले। वो समझता है कि वोकैबुलरी जब मेरी अच्छी होगी, वोकैबुलरी से मुराद है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, irrespective of the fact what the quality of the words is. वो क्वांटिटेटिव लेवल पे सोचता है और वो वोकैबुलरी का एक टैंक बनाने की कोशिश करता है। नो डाउट अबाउट इट कि आपको एक वोकैबुलरी चाहिए to deal with the question of vocabulary, जो मैं अभी बताता हूं कि उसको आपने समझना बड़ा जरूरी है। मैं सारी चीजें अनफोल्ड करूंगा, लेकिन थिंकिंग दैट कि जितनी ज्यादा मेरी हाई लेवल की वोकैबुलरी होगी तो मैं प्रेसी या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लूंगा, और जितनी मैं उसमें वर्ड्स ठोंस दूंगा अपने कंटेंट के अंदर, वेरोसिटी को एक्सप्रेस करूंगा, मेरी जो वो एक्सप्रेशन वो बेहतर हो जाएगा। नहीं, इट वुड डिस्टॉर्ट द एक्सप्रेशन, इट वुड मार द एक्सप्रेशन एंड बैडली अफेक्ट योर रिटन एक्सप्रेशन, आपके रिटन एक्सप्रेशन को। दिस इज व्हाट वी, द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द मॉक्स, द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट सीरीज, नाउ दे हैव रियलाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, यस, कि उनकी अपनी वोकैबुलरी, जिसको वो समझते थे कि इसकी मदद, इसके बलबूते पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को कैसे उसने किल कर दिया, तो पूरे एक्सप्रेशन को खराब करके रख दिया। तो मैं भी ये सारी बातें समझाऊंगा। तो नॉर्मली जब हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वोकैबुलरी का क्या करें, वोकैबुलरी का करें, इनिशियल तौर पर जब वो आते हैं तो हम लोग उनको एक ही बात कहते हैं कि यार सबसे पहले जो आपके पास ऑलरेडी वोकैबुलरी है उसको ठीक करें, rather than you have a great, a huge bank of vocabulary words, आपको you must know how to use those words in a particular context. So lexical का मतलब है, lexis से word ये निकला है, words, vocabulary, कि आपको ये पता हो
कि वो जो वर्ड आप चूज करने जा रहे हैं उसकी वो contextually if it is befitting to the context or not, if it is befitting to the context or not, appropriate to the context or कैसे वो मैं बताऊं। फिर सेंटेंस एक्यूरेसी, सेंटेंस एक्यूरेसी का मतलब क्या है ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। आई मीन यू मस्ट हैव कमांड ऑन ऑल द टेंसेस, यू मस्ट नो द यूज ऑफ वॉइस। एक्चुअली माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज इज इन द क्लास कि सारी जिंदगी आप ग्रामर पढ़ते आए हैं, टेंसेस पढ़ते आए हैं, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ते आ रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी जरा। Okay, sorry. I was saying that कि हाँ, मैं स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि जी आपने सारी जिंदगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ी, व्हाट इज वॉइस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आपको रीजन ऑफ फेलियर बताऊंगा वुड ब्रिंग बिफोर यू द एग्जामिनर क्या कहता है, क्या चीज होनी चाहिए। जो कुछ उसने 2016 की रिपोर्ट में एग्जामिनर ने कहा, आई कॉल दिस टू बी a kind of a universal assessment, because everything that was discussed in that report, वही चीजें हमने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व हमेशा की हैं। तो सेंटेंसेस के बारे में जब मैं पूछता हूँ उनको, टेंसेस के बारे में पूछते हैं कि सारी जिंदगी आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े, तो वॉइस बता दे क्या है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हाट वॉइस एक्चुअली इज, एंड यू ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज्ड when to use active voice and when to use passive voice, still this question, for example, it lurks in your mind when to use active voice and when to use passive voice. So how would you be able to comprehend the content of Pressy? Let's suppose आप Pressy की तरफ ही बहुत obsessed हैं, तो कैसे आप उस content को समझ पाएंगे जिसमें 20% content is in the passive voice? How would you be able to reproduce the material if the same material has to be produced in active voice or even in passive voice, if you don't know the difference? So students इन चीजों को समझे बगैर, as I've said that कि grammar for the sake of grammar is something else and grammar for the sake of communication is something else, उसकी तरफ grammar for the sake of grammar तो कर लेते हैं, grammar for the sake of communication नहीं करते। और वो communication तभी होगी जब you have been the part of the communication, you use them in your written expression, you develop your habit of reading। जब आप रीडिंग स्किल्स डेवलप करते हैं तब आप कम्युनिकेशन के साथ अटैच होते हैं। जब आप रीडिंग की हैबिट्स ही नहीं है, रीडिंग सेंसिबिलिटी नहीं है, तो आपकी जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन हो ग्रामर के बारे में, डेफिनेशन आपको कितनी बड़ी कितनी ज्यादा आपने कितनी ही क्यों ना कर ली हो, वो दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। फिर स्ट्रक्चर एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर एक्यूरेसी क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको पता है कि आपके मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस हैं, उनको पहले तो जो गिवन कंटेंट है उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, ये कभी भी नहीं भूलना आपने। आपका जो पहला मेजर टास्क है, जो भी कंटेंट आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, उस कंटेंट को पहले आपने समझना है, उसको डिकोड करना है, देखना है उस कंटेंट को। अगर आपको आपके अपने टेंसेस ठीक नहीं है, मॉडल वर्ब्स ठीक नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली आपको बहुत कुछ पता है बट एप्लीकेशन नहीं पता, हमने वी हैव ऑब्जर्व्ड। अब हम सेंटेंस करेक्शन की फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करवाता हूं, मेनी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल दे आर सो गुड इन as far as grammatical knowledge is concerned, but when they are asked to practically demonstrate by correcting a sentence, they commit mistakes. अच्छा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है जी। सेंटेंस एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी क्या होती है? यू हैव टू डील विद द वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। कंपाउंड कहीं होता है, कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, वो सारों का अगर एप्लीकेशन होगी तो फिर ही आप एक गिवन कंटेंट को भी समझ सकेंगे और इस गिवन कंटेंट को जो रिप्रोड्यूस करना है, जो कि सिंपल फॉर्म में आपने करना है, इजी एंड फ्लॉलेस, वो कर पाएंगे। एंड देन एक जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटन एक्सप्रेशन के अंदर आपका एक लॉजिकल फ्लो होता है। द इंफॉर्मेशन दैट यू रिप्रोड्यूस एक्चुअली, इट मस्ट नॉट बी डिस्कनेक्टेड, इट मस्ट नॉट बी इन यू कैन से के डिस्टर्ब्ड, उसका लॉजिकल फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इफ द कोहेरेंस इज देयर,
then you can have the clarity in that. और फिर writing convention यानी पैराग्राफ लिखने का एक स्टाइल होता है. पैराग्राफ, how to begin the paragraph, how to end a paragraph, how to unfold different aspects of the idea being discussed in a paragraph, वो सारी चीजों को पता होना चाहिए. Anyways, अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ना ये चीजें कुछ बता दूं आपको, ताकि आपको पता चले कि ये फिर क्यों फेलियर्स होते हैं. एक सेकंड के लिए आप अगर होल्ड करें तो मैं एक जो चीज है वो पहले एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा जी. मैं लेट मी ओपन अनदर फाइल. I share with you this. ये मैंने एग्जामिनर की ऑब्जर्वेशन रखी थी सामने 2016 के स्टूडेंट्स के सामने, और मैं इस वक्त चूंकि आप लोगों ने पेपर देने जा रहे हैं, तो अब अगर इस वक्त भी अगर आप ये इंफॉर्मेशन जेब में रखें, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं दे फॉरगेट व्हाट दे हैव बीन टॉट ऑब्वियसली, बिकॉज दे डू नॉट ऑर्गेनाइज देयर नोट्स. हो गया जी. Many a times when I ask students, do you remember that I told you this and that, and they're completely blind. They cannot even recall to them to their mind what I instructed them, what I advised them, what I taught them actually. And for that matter, just I want कि थोड़ी देर के लिए 1-2 seconds 1-2 मिनट आप ये चीजें समझ लें कि देखो एग्जामिनर ये कह रहा है कि स्टूडेंट को जो है वो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन फोकस नहीं है. And this is what we have witnessed in the tests. What the question actually is, what is the demand of the question? He does not pay attention to that question. यही चीज मैंने ट्रांसलेशन में देखी, यही चीज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखी. What the question is, they are not sensing the question. And whatever their approach is, उसी अप्रोच को लेकर के बस क्वेश्चन पढ़ना तेजी से और उसमें से रीडिंग में से कंटेंट उठाना है और एक पीस उठाना है इंफॉर्मेशन का, उस इंफॉर्मेशन को बस हमने लिख देना है. अगर इतना आसान होता तो why do 98% स्टूडेंट्स fail CSS? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वो कहते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन नहीं समझते. And then student, the examiner says कि ignorant about basic, ये ignorant के word को बड़ा गौर करना है आपने. Ignorant about basic rules. This would make you understand कि what I meant when I said कि grammar for the sake of grammar is something else and grammar for the sake of communication is something else. Basic rules किसको नहीं आते? ये noun, pronoun, verb, adjective, adverb, बहुत से लोगों ने definition याद की होती है. But what is meant? What does this mean when examiner says students were ignorant about basic rules of English grammar, sentence structure, uses of verbs, noun, adjectives? They must understand. तो वो चीज मैं भी आपको बताऊंगा कि जब बेसिक चीजों का नहीं पता as far as application is concerned, तो जो कंटेंट है ना आप उसको समझ सकते हो ना उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले आपका जो सिलेबस है इसको आपने, ये आपके सामने स्लाइड आ रही होगी, 3 हिस्सों में ज़हन में रखना है. एक कि आपकी जो प्रेसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन है, ये एक पार्ट है. नरेशन या प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, और सेंटेंस करेक्शन पंक्चुएशन ये एक आपका एक पार्ट है.
और vocabulary जो antonyms synonyms हैं, idioms हैं, pair of words हैं, analogy हैं, ये एक पार्ट है। ये मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को शुरू में बताता होता हूँ। जब तक आप इस पेपर को इस तरीके से नहीं देखेंगे, you would mix up the things, you would confuse all these things. इसमें सबसे पहली चीज जो ये ध्यान रखें कि ये जो पहला पार्ट है, the Pressy, the reading comprehension and translation, it's all about your, इसका फोकस जो है वो इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आप किसी कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड करते हैं और कैसे उसको रिप्रोड्यूस करते हैं योर एक्सप्रेशन, उस टर्म में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखनी है। अब डेफिनेटली लैंग्वेज प्रोफिशिएंट का मतलब यही है कि आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक हो, आपकी वोकैबुलरी ठीक हो, ठीक है जी, आपका बेसिक टेंस जो है वो, जो भी आप टेंस लिख रहे हैं या मॉडल वर्ब यूज करें वो ठीक हो, ये सारी चीजें हैं। आपकी जो राइटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर कोहेरेंस हो, उस पर क्लैरिटी हो, आप किसी बात को शुरू कर रहे हैं उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, उसकी प्रॉपर मिडल हो, उसका प्रॉपर एंड हो, ऑल दीज थिंग्स। तो कलेक्टिव अप्रोच से एग्जामिनर उसको देख रहा है। यहां पर उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वोकैबुलरी को टारगेट करना नहीं है, ग्रामर को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उसके इंपैक्ट को कैलकुलेट करना है। वो जो आप रिटन एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो एक्सप्रेशन के थ्रू चेक करेगा कि आप कितने ग्रामेटिकल या कितनी आपकी वोकैबुलरी जो है उसका बेफिटिंग यूज जानते हैं। यू नो द बेफिटिंग, appropriate and accurate use of all, you know, the grammatical knowledge and, you know, the vocabulary, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको देखेगा। उसने यहां पर उसकी ऑब्जेक्टिव को जरा समझे ना, यहां पर स्टूडेंट ये चीज तो नहीं समझते, तभी तो गलती करते हैं कि ऑब्जेक्टिव उसका सिर्फ वोकैबुलरी या ऑब्जेक्टिव उसका ग्रामर नहीं है, बल्कि उनको मिलाकर के जो आपका रिटन एक्सप्रेशन है और आपका जो कॉम्प्रीहेंड करने का स्टाइल है उसको टारगेट करना है। ग्रामर के लिए उसने अलग से एक आपको क्वेश्चंस बना दिए हैं, वो आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, हाउ एक्यूरेटली यू नो राइट अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर आपको पता है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, उसका कॉम्बिनेशन कैसे करें वो उसको चेक कर लेगा सेंटेंस के अंदर। इसी तरह पंक्चुएशन के अंदर वो ये देख लेगा कि आपको जो गिवन कंटेंट था उसके अंदर जो पंक्चुएशन का ग्रामर का जो रोल है, हाउ एक्यूरेटली यू कैन अप्लाई दैट। यानी उन तमाम को उसने छोटे छोटे सेगमेंट्स पर डिवाइड कर दिए। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, यू कैन से दे आर द कंपोनेंट्स टू सी कि लैंग्वेज के अंदर जिन कंपोनेंट्स ने कंट्रीब्यूट करना होता है ओवरऑल, उनके लिए उसने सेपरेट क्वेश्चंस बनाए हैं। अब अगर ये क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ग्रामर में भी ठीक है और लैंग्वेज में भी ठीक है। ऑल्दो दिस, if you are not you know, if you are not proficient in these areas, that would definitely be revealed in the you know, the most important questions like Pressy, reading and translation. Then अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौर करने के लिए वो ये है, अगर आप पिछले मार्क्स को कैलकुलेट करें, अगर आप पिछले मार्क्स को कैलकुलेट करें तो आपको ये समझ आएगी कि 65 मार्क्स के बाद जो बाकी बचते हैं, 35 मार्क्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर द टेस्ट ऑफ कैबलरी। 20 मार्क्स के आपको सबको पता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, 5 मार्क्स के इडियम है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, 5 मार्क्स का एनालॉजी है। ये इट मेक्स द टोटल सम ऑफ 35 मार्क्स। Just ask yourself this question, despite the fact that 35 marks have been allocated for the test of the vocabulary, is there any need to be obsessed with, you know, with words or the use of words in Pressy or, you know, reading comprehension? अगर मेरा ख्याल है ये एक रैशनल सा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ लें तो it would answer all your misconception. It would address all your misconception. It would definitely dent the so-called perception about this paper. Coming back to this, तो पेपर को आपने इस तरीके से समझना कि बेसिकली पेपर है क्या।
और इसको जब तक आप इस तरीके से नहीं समझेंगे, आप इस पेपर के साथ कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप अपने इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। अब जहां पर 35 मार्क्स को अलग कर दिया गया वोकैबुलरी को, तो जो आपका लैंग्वेज के अंदर लेक्सिकल यूज देखना है उसने, लेक्सिकल एक्यूरेसी क्या होती है? इट डज नॉट मीन कि आपने एक बहुत ज्यादा वोकैबुलरी इकट्ठी कर ली है और आपको लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कम वट में आप जितनी मर्जी वोकैबुलरी याद कर लें, कम वट में you would not be able to sense and use them appropriately and accurately unless you have this understanding कि lexical accuracy से क्या बात है, which includes so many things. Number one, पहले तो समझ लें कि lexical accuracy का मतलब है कि using words appropriately and correctly in communication, appropriate and correctly, ठीक है? अब वो appropriately और correctly कैसे समझ आएगा? जब आप ये गलतियां देखेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज है wrong word choice, और ये मैं एग्जाम्पल आगे दे रहा हूं, यू कैन सी है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहली लेक्सिकल के अंदर किस किस्म की गलतियां होती हैं? रॉन्ग वर्ड चॉइस, यानी जो वर्ड यूज करना चाहिए वो उसकी सिलेक्शन हो सकती। दैट्स व्हाई इन सेंटेंस करेक्शन योर सेंटेंस इज गिवन वेयर द प्रॉब्लम ऑफ डिक्शन इज असेस्ड। Some students are embarrassed, they cannot talk to other students easily. अब यहां पर जो embarrassed का वर्ड यूज हुआ है, some students are embarrassed, ये गलत यूज हुआ है। If you see the context, they cannot talk to other students easily. The right choice is shy. Some students are shy. That's why they cannot talk to other students easily. Because जब एक student shy होता है, तभी वो दूसरों के साथ रिलक्टेंट होता है बात करने के लिए। एम्बैरस तो किसी आप एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से होते हैं। अब एक सिचुएशन को व्हेन यू डिसलाइक दिस सिचुएशन, एक चीज। दूसरी चीज, एरर और लिटरल ट्रांसलेशन, यानी किसी वर्ड को आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में सोचते हैं और उसके मुताबिक आप उस वर्ड को यूज करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग आदि होते हैं, दे कंसल्ट, एक्चुअली दे डोंट नो हाउ टू कंसल्ट डिक्शनरी। बाय द वे, माजरत के साथ मैंने देखा है कि व्हेन दे लुक इनटू डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, तो उसको वो कंसल्टेशन कहते हैं। कंसल्टेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। कंसल्टेशन मीन कि यू मस्ट, व्हेन यू गो टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी, तो पहले आप देखते हैं कि उसका प्राइमरी मीनिंग क्या है, उसका सेकेंडरी, पहले देखते हैं आप उसकी वर्ड क्लास क्या है, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। क्या एक वर्ड जो है वो नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है? एंड आई हैव सीन मैनी टाइम्स वो जो एग्जामिनर कह रहा है लोगों को ये नाउन की पहचान नहीं, वो नाउन की कैसे पहचान होगी? सारी डिक्शनरी याद करने से होगी क्या? वोकैबुलरी याद करने से होगी? ऐसे नहीं होगा। जब आप रीडिंग करेंगे तो दोज वर्ड्स व्हिच यू हैव नेवर फॉर एग्जांपल सीन टू बी यूज्ड एज नाउन और टू बी यूज्ड एज वर्ब, तभी आप उनको पता चल सकेगा कि अच्छा ये वर्ड एज ए वर्ब ही यूज होता है। मिसाल के तौर पर मैनी टाइम्स आई आस्क क्वेश्चन के स्कूल का मुझे वर्ब बताएं, स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ स्कूल का वर्ब मुझे बताएं, तो बहुत से लोग स्कूलिंग कहना शुरू कर देते हैं। 90% स्टूडेंट से स्कूलिंग, उनको ये पता ही नहीं कि स्कूल को एज ए वर्ब भी यूज किया जा सकता है। मैंने आस्क देम कि डिटेल का या डिसिप्लिन का मुझे वर्ब बताएं, दे डोंट नो कि डिसिप्लिन और डिटेल कैन आल्सो बी यूज्ड एज वर्ब्स। You know, they get confused. ये छोटे छोटे बेसिक्स वर्ड्स हैं, राइट? तो जब ये नहीं पता होगा बेसिकली आपको नाउन का या वर्ब का, तो आप कैसे उसको अप्रोप्रिएटली यूज कर सकेंगे या कैसे उसको सेंस कर सकेंगे? जो कंटेंट, मैं तो आपको कहता हूँ कि हमेशा ये जिम्मे रखिए, पहले आपके कंटेंट को समझना है। उस कंटेंट में अगर वो वर्ड फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन है, या फॉर एग्जांपल वो वर्ड क्या कहते हैं डिटेल है, और वो एज ए वर्ब यूज हुआ है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स ही नहीं है, अगर आपकी लेक्सिकल सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं हुई, तो कैसे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड? सो लिटरल ट्रांसलेशन करना, मिसाल के तौर पर इफ नेसेसरी टू समराइज ब्रीफली, एवरी स्टूडेंट इज लोनली एट यूनिवर्सिटी, इफ नेसेसरी टू सम अप, ये उर्दू ट्रांसलेशन है। लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। मेनी फॉरेन स्टूडेंट्स लिव दिस प्रॉब्लम, या मैनी फॉरेन मतलब बहुत से लोग, ये भी ट्रांसलेशन है, बहुत से लोग अपने मसाइल में रहते हैं, अक्सर ट्रांसलेट करते हो आप,
कि जब फॉरेन बहुत से लोग जो हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स जब वो इधर आते हैं तो वो अपने ही मसाइल में रहते हैं तो रहते को जेल में रखते हुए लिव कर दिया, जबकि many foreign students have this problem, not live this problem, या live with this problem. अच्छा, misspellings, spelling ठीक ना होना, ये तो खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासतौर पे pair of words is why pair of words, just to make sure कि you understand the difference both of the spellings and of the use meaning. तो ये स्पेलिंग्स में गलती हो जाना क्योंकि तेजी से लिखने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें आपकी लेक्सिकल जो एक्यूरेसी है, इनएक्यूरेसी बेसिकली, उसके बारे में बताते हैं. एरर ऑफ रिडंडेंसी एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वोकैबुलरी आपने यूज कर ली और आपको लगा कि मुझे शायद अपनी राइटिंग के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर बड़ी वोकैबुलरी दिखानी है, बिकॉज यू गेट ऑब्सेस्ड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट ऑब्सेस्ड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिनाइड. द वर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हैज सेड वेरी जो है वो इंटेंसिफायर के तौर पर यूज हो गया है और उसने इंपॉर्टेंट बता दिया है. दिस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज जस्ट एन एम्प्टी फ्रेज, जस्ट आप उसको एम्प्टी फ्रेज है, आप उसको अपनी तरफ से एम्फसाइज करने के लिए कह रहे हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इट्स सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिनाइड, इज आई मीन हैविंग द सेम मीनिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू हैव सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिडंडेंट, रेस्ट इज रिडंडेंट. तो वर्ड्स को रिपीट कर देना, समझना कि दूसरा कोई उसका अल्टरनेटिव वर्ड लगा दिया तो वो बेहतर हो जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट लगा दिया तो बेहतर हो जाएगा, डिफरेंट अंदाज से लिखना, या वो पूरे का पूरा फ्रेज या सेंटेंस रिपीट कर देना, इसकी जरूरत नहीं है. ये सारी की सारी एरर ऑफ कोलोकेशन मतलब उसकी जो एप्रोप्रिएसी है उसका इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड द एक्टिविटीज, उसका कनेक्शन, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा उसका ख्याल ना रखना. When students attend the activities, they will meet a lot of friends and the problem will be solved. When activities attend नहीं की जाती, events attend किए जाते हैं, activities में participate किया जाता है. So when students participate in the activities or be involved in those activities, they will meet a lot of friends and the problem will be solved. So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने देखा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर वो हमने यही देखा है. नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है. प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेस में होते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है पूरी तरीके से. Their focus is more on writing and giving the answer rather than understanding what the question or the demand of the question is. दूसरी चीज देखी है कि since they are obsessed with the vocabulary, तो वो समझते हैं बस वर्ड्स लिख देना है तो हमारा काम पूरा हो गया. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो एक वर्ड है कोशिश, तो ट्राई, एफर्ट, एंडेवर, अटेम्प्ट, स्ट्राइव. अगर इंग्लिश टू डिक्शनरी चेक करोगे तो सब में तर्जुमा एक ही निकलेगा, कोशिश. लेकिन वेयर टू यूज स्ट्राइव, वेयर टू यूज एंडेवर, वेयर टू यूज एंड व्हाई टू यूज फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट एंड स्ट्रगल, इसको समझना इज कॉल्ड लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप लिख रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट सवाल पूछते रहते हैं कि सर यहाँ ये वर्ड लग सकते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पूरे सेंटेंस की कॉम्बिनेशन था. नेवर सी एनी वर्ड और अ सेंटेंस इन आइसोलेशन. कम्युनिकेशन होलिस्टिक होती है. हम वर्ड्स में नहीं बात करते, हम सेंटेंसेस में बात करते हैं. अगर हम वर्ड्स में भी बात करें अपनी जुबान में, तो हमारे जेस्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन उसको सपोर्ट कर रहा होता है कम्युनिकेशन के अंदर. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ना आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ना आपकी वॉइस है, ना आपके फेशियल एक्सप्रेशन है. द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वुड फॉर्म एन एक्सप्रेशन. और हर वर्ड जो है वो सिर्फ ये देख लेने से डिक्शनरी में कि इसका मीनिंग ये है, उसको एज इट इज प्लेस नहीं किया जा सकता. इट हैज टू बी अलाइंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. जब तक आप दूसरे वर्ड्स के साथ उसको अलाइन नहीं करेंगे, वो या तो आपके लेक्सिकल, सबसे पहले तो डेफिनेटली लेक्सिकल inaccuracy का, I mean it would bring about the lexical inaccuracy, or alternatively it would definitely damage your sentence structure and the meaning too. अच्छा, तो next आती है जी error of word formation example.
They should, for example, ये देखें word formation क्या होती है, they should watch a movie every day because watching movie is very benefit. Word formation है जहां पर आपको पता होना चाहिए, noun, verb, adjectives, कहां पर वो वर्ड आएगा एज एन एडजेक्टिव आएगा, कहां पर वहां पर आपको नाउन की जरूरत है, कहां पर आपको एज एन एडवर्ब यूज करना है. So they should watch a movie every day because watching movie is very beneficial for improving listening skills, not benefit. Where अगर आपको benefit लगाना है तो sentence को change करना पड़ेगा. So students do not understand these, dimensions. इन चीजों को नहीं समझते जब, और वो समझते हैं कि by having, उनके पास बहुत ज्यादा वर्ड्स होंगे, क्वांटिटी में ज्यादा होंगे, और बस उससे वो सारा पेपर डिकोड कर लेंगे और उसको समझ लेंगे. ऐसा नहीं है. अब सेंटेंस एक्यूरेसी में आ जाते हैं. लेट मी कम टू द सेंटेंस एक्यूरेसी. अगर आप ये चीजों को ज़हन में रख लेंगे तो फिर अब मैं जो पेपर आपको दिखाऊंगा, आपके सामने कुछ एक दो एग्जांपल्स करूंगा, आपको करना आ जाएगा. सेंटेंस एक्यूरेसी से क्या मुराद है? सेंटेंस एक्यूरेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट एंड प्रिसाइज. ये एग्जांपल देखें. Though he is known for his shooting accuracy, the gunman missed the last 2 shots. सेंटेंस एक्यूरेसी ये है कि जो आप टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो वो ठीक हो. उसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी, आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल होता है, उसका ख्याल रखना. कंजंक्शन लगेगा तो कहां लगेगा. अगर कंजंक्शन शुरू में लगेगा तो जो सेकंड पार्ट है, जो कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करता है, उसका आगाज कैसे होगा. एडवर्ब्स कहां लगते हैं. अदरवाइज, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट नो ऑल दीज थिंग्स, तो फिर आप ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती करते हैं, मॉडिफायर्स की गलती करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती करते हैं. बिकॉज ये जो आपका सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपकी जो स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस एक्यूरेसी वही देखी जा रही है. सेंटेंस एक्यूरेसी से मुराद हो गया कि बेसिक सेंटेंस. मिसाल के तौर पर आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स कि ट्रांसलेट करें उर्दू में, जुमला बताता हूं तो कल मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि जी आई वॉज, कोई लिखते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कोई कहता है जी आई वॉज वेटिंग फॉर यू. अब दे हैव नॉट सेंस द उर्दू सेंटेंस कि वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है. वो कह रहा है मैं कल तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं. Since they are habitual of looking at the last word in Urdu, कि उर्दू में आ रहा है करता रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है, वो लिख देते हैं I have been waiting for you. अब ग्रामेटिकली 2 चीजें याद रखें. करेक्ट होना, यानी I के साथ have आएगा, I के साथ या have been आएगा, बिल्कुल ठीक है. have been के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, I have been waiting, यस ठीक है, यहां तक तो ठीक है. waiting for you, for ही आएगा, waiting के बाद for आता है प्रपोजिशन, ठीक है. अब ये करेक्ट तो हो गया, लेकिन एक्यूरेट नहीं है. बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट द सेंटेंस वाज आस्क्ड वाज आई हैव बीन, कल मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं. तो पहले आपको पास्ट में जाना है और फिर पास्ट में ड्यूरेशन पे जाना है. करता रहा हूं मींस इंडिकेटिंग लॉन्ग टाइम, और उस पास्ट और ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको टेंस सेलेक्ट करना है. सिलेक्शन ऑफ टेंस वहां पर होगी. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू यस्टरडे, नॉट इवन सिंस यस्टरडे, नॉट इवन फॉर यस्टरडे. कुछ लोग लगा देते हैं, क्योंकि सिंस का मतलब यह है कि कल से लेकर अब तक, और जब आप सिंस लगाएंगे तो फिर आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा आई हैव बिन. यानी अगर कल से लेकर मैं अब तक आपका इंतजार करूं, कल से मैं तुम्हारा इंतजार करूं, तो फिर होगा आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे. लेकिन अगर आप करें कल करता रहा हूं, तो कल की बात कल खत्म हो गई, और कल में ही पूरा टाइम स्पैन था, उसका स्पैन था, ड्यूरेशन थी. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू. दिस इज कॉल्ड सेंटेंस एक्यूरेसी. सो ये जो लिखा है, दो ही इज नोन फॉर हिज शूटिंग एक्यूरेसी, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज. अब ये सेंटेंस को यहां पर फुल स्टॉप करके खत्म नहीं कर सकते. He is known for his shooting accuracy.
कॉमा लगा के आपको बताया, अगरचे कि वो अपनी शूटिंग एक्यूरेसी की वजह से मशहूर है, द गन मैन मिस्ड हिज लास्ट 2 शॉट्स, राइट। तो इस सेंटेंस के अंदर जो आपको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहाँ पे होना चाहिए था, मॉडिफायर्स कैसे होने चाहिए थे, प्रपोजिशन कहाँ पे आनी चाहिए थी, जेरेंड जो है वो कहाँ पर आएगा, जैसे नाउन, जिसको नाउन कहते हो आप, राइट, सिंगुलर प्लूरल, लास्ट 2 शॉर्ट्स, स्पेलिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सारी मिलकर एक सेंटेंस एक्यूरेट है। The accuracy of the reports was questioned, so they must be rewritten to be more precise. As far as structure accuracy is concerned, तो उसका जो physical nature of a sentence है, यानी structure accuracy से मुराद है कि physical nature of a sentence and how the elements of that sentence are presented, how the elements of the sentence, the sentence are presented, जितने भी elements, यानी subject और verb agreement मौजूद है, पैरेलल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम पैरेललिज्म कहते हैं, मॉडिफायर्स, डेंगलिंग मॉडिफायर, मॉडिफायर में जो एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली यूज्ड, राइट, प्रोनाउन एग्रीमेंट इसको अप्लाई किया गया है। ये जो सारी चीजें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन में पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें मिलाकर, यानी उनका इस्तेमाल ठीक जगह पर अप्रोप्रिएटली यूज हो रहा है, दैट एड्रेसेस दैट यू नो रिवील्स के आपकी स्ट्रक्चर एक्यूरेसी है अपनी जगह। फिर उसके बाद आ जाती है कि जब आप एक राइटिंग करते हो, मिसाल के तौर पर प्रेसी हैज टू बी रिटन इन 1 पैराग्राफ, द पैराग्राफ ऑफ द ट्रांसलेशन is also a paragraph, obviously. And when you write the answer of a question of the reading comprehension, that is also in the form of a paragraph, a mini paragraph. तो मैं स्टूडेंट्स को एक असूल बताता हूं कि कन्वेंशन जरूर ज़हन में रखे राइटिंग का। मैक्रो लेवल पे पैसेज, माइक्रो लेवल पे आपका पैराग्राफ, और टाइनी लेवल पे आपका आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपको पूरा करना है, प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर एंड। यानी अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो इट मस्ट हैव 3 एलिमेंट्स, 3 मिनिमम सेंटेंस होने चाहिए, जिसमें एक सेंटेंस प्रॉपर बताएगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू से, एंड देन प्रॉपर मिडल मीन यू कीप सेइंग दैट थिंग, जिसमें आप कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं, कोई इलिस्ट्रेट करते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, एंड देन द प्रॉपर एंड, यानी आप कंक्लूड करके बताते हैं कि व्हाट हैज बीन इनिशिएटेड अर्लियर हैज बीन कंक्लूडेड। रीडर को ये एहसास होता है, रीडर को, पढ़ने वाले को ये पता चले कि बिगिनिंग की लाइन में उसको पता चलता है कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू से, एंड ही गेट्स इंटरेस्टेड कि क्या कहने जा रहा है। He is having certain question about that, वो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं प्रॉपर मिडल, यानी वो जो बॉडी जो पार्ट होता है उसको, उसके ज़हन में उठने वाले तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, एंड देन प्रॉपर एंड, यानी आखिरी लाइन रिवील करती है कि एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटली सेट, जिसे हम प्रॉपर एंड कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं। तो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये एक पैसेज हो तब भी उसके अंदर होता है, आपको पता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। एक पैराग्राफ होगा, उसमें भी होगा, जैसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, बॉडी पैराग्राफ होता है, और लास्ट कंक्लूडिंग लाइन होती है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपने इसी असूल के ऊपर देना होता है। इफ यू, अब मैं आगे चलता हूं, इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, अगर ये आपकी चीजें ज़हन में हैं, अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, ये है वो रियलिस्टिक अप्रोच जो आपको पेपर की तरफ रखना चाहिए, तो देन आपको पेपर करना जो है वो आपके लिए आसान होगा, या पेपर को उस तरीके से कर पाएंगे विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफपीएससी एंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर, जो है उसको आप समझ पाएंगे। बट व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और कन्वेंशनल तौर पर आप बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, तो कभी आप एक इश्यू को फेस करते हैं, कभी आप दूसरे इश्यू को फेस करते हैं।
Now let me proceed. होल्ड कीजिएगा जब मैं नेक्स्ट एक जी एक सेकंड एक सेकंड मैंने खुद किया हुआ स्क्रीन को जी 1 मिनट वेट कीजिए अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर तक की छोटी सी ब्रेक के बाद सर मज़हर इलाही साहब जो हैं वो दोबारा से आप लोगों को क्लास जो है होस्ट करेंगे। जस्ट 1 मिनट सर थोड़ी सी ब्रेक पे हैं और 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह वो आपको नई जो स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा जी हैविंग सेड दैट अब मैं आता हूँ पूरे पेपर की तरफ। तो सबसे पहले जरा जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं। ये एक let me adjust this. I hope it is visible. ये मैंने अभी एक टेस्ट सीरीज के अंदर एक पैसेज दिया था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी। प्रेसी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये मैंने पैसेज दिया था, ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगा अभी। बट प्रेसी क्या चीज है, इसको कैसे देखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स unfortunately consider it to be a mere summary because they read in books and they think that it's the summary or an abstract, which is not true. प्रेसी महज समरी नहीं है, महज, that's why I'm using the word merely, महज समरी नहीं है। प्रेसी is little more than that, because if you say summary, तो जब आप समरी की बात करते हो तो फिर आप किसी चीज के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको आप कंप्रोमाइज कर देते हो कि आपको जिस तरह भी कोई पॉइंट समझ आया आपने बस उसको शॉर्ट करके लिख दिया। Whereas Pressy is not all about this. Pressy जो भी आपको कंटेंट समझ आएगा उसको एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंपोज्ड एंड कोहेरेंट अंदाज में, कनेक्टेड अंदाज में आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है। The language of the Pressy and the language of the original content are quite different. यानी जो लैंग्वेज आप ये जो पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हो, ये जो इस लैंग्वेज को
जब हम देखते हैं तो इस लैंग्वेज का स्टाइल और है, और जब आप इसकी प्रेसी बनाओगे उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां पर आई मीन देयर आर सो मेनी वर्ड्स, there is so many sentences, there is so much information which cannot be written in a summarized or a summarized version which is called Pressy. उस लैंग्वेज का डिफरेंस और जो 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 Pressy है उसके में बहुत डिफरेंस है। There are so many word repetition, there is so much word redundancy जिसे हम कहते हैं, वो आपको एक किसी कंटेंट में मिलेगी, बिकॉज द कंटेंट दैट इज रिटन, जो आपको दिया जाता है Pressy के लिए, वो एक खास स्कूल ऑफ थॉट के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक फिलोसफी का दिया गया है, फिलोसफी का अगर आपको एक दिया जाता है पैराग्राफ, तो दैट इज नॉट मेंट फॉर ए लेमैन, इट इज मेंट फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन जो फिलोसफी को समझता है। इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल इट इज फ्रॉम हिस्ट्री, इट इज फ्रॉम लिटरेचर, तो लिटरेरी माइंडसेट को वो अपील करेगा वो कंटेंट, दैट इज नॉट फॉर द लेमैन। Whereas the objective of the Pressy is कि आपने जो कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है वो आपने यू हैव टू प्रोड्यूस फॉर अ लेमैन, एक लेमैन के लिए प्रोड्यूस करना है। एंड यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी of sensing the most complex, intellectually complex and linguistically complex content, उसको सेंस कर सकें और फिर उसको सिंप्लीफाई करके फॉर ए लेमैन, कीपिंग इन माइंड कि जो आपका रीडर है वो लेमैन है, उसके लिए आप रिप्रोड्यूस कर सकें। तो दोनों की लैंग्वेज में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले ये जरा आप इसको पैराग्राफ को देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। फिर मैं बताता हूं कि Pressy को कैसे अप्रोच करते हैं। You just read it and then I let you know about this. I believe that few lines you might have read, just read, उसको सिर्फ read कर लें। फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आपके नोट करनी है, उसके बाद आपको इसका This was the question of the Pressy that I gave. मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि एक दफा आप सिर्फ इसको एक नजर डाल लें और फिर मैं आपको समझाता हूँ। जिन चीजों को मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, ऑल दीज थिंग्स दैट हैव बीन ब्रैकेट, जो आपको बोल्ड नजर आ रही है ब्रैकेट है, बेसिकली ये सेगमेंट्स हैं। मैं अभी बताता हूँ कि कैसे किसी भी पैसेज को आपने अप्रोच करना होता है।
वेल, सबसे पहले तो एक ये समझ लें कि बहुत से लोग ये मुझे क्वेश्चन करते हैं कि प्रेसी के ऊपर, जी प्रेसी का क्वेश्चन पहले करना चाहिए, एंड पर करना चाहिए, बीच में करना चाहिए? लेट मी टेल यू कि देखो, you must have a very sensible approach. If a student is well prepared, कोई भी स्टूडेंट जब वेल प्रिपेयर्ड होगा, जिसने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी की है, एंड ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट, he should not have this fear. Why do you ask this question? Why most of the students ask this question? They ask this question only because they are not well prepared. This clearly indicates when a student is well prepared, जिसका मतलब ये है कि उसने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत की है, उसको टाइम मैनेजमेंट भी आती है, उसको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल भी करना आता है, वो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से डिकोड भी कर सकता है, वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, ठीक है जी। उसने तमाम एरियाज के ऊपर सेपरेट काम किया, उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। अब रेस्ट ऑफ द जो पूरा मेरा सेशन है वो सारी चीजों की प्रैक्टिकलिटी, पहले 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए था। हाउ टू अप्रोच द पेपर था, रीजन ऑफ फेलियर, और अब हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जिसमें विच इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। ऑब्वियसली सबसे पहले यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। एग्जाम के अंदर आपको प्रिपेयर होके जाना है। व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन यू आस्क कि मुझे कोई लूप मिल जाए, मैं पहले कोई काम कर लूं, पहले दूसरा काम कर लूं, और शायद मुझे इससे रिलीफ मिल जाएगा। इट्स एन इल्यूजन, प्लीज कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन। इस इल्यूजन में नहीं आपने रहना। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। और असूली तौर पर भी प्रेसी के जिस तरतीब से क्वेश्चंस दिए गए उसी तरतीब से होना चाहिए। आई नेवर से कि क्वेश्चंस की तरतीब चेंज करें। नाउ लेट मी टेल यू वन टिप। एक टिप मैं देता हूं कि लेट्स सपोज यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर एक्सीलेंट, ठीक है जी, सारे स्किल्स बेहतरीन हैं आपके, आपने मॉक एग्जाम्स भी दिए हैं, आपने प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छे तरीके से की है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट के टाइम को एलोकेट करके, स्पेशल टाइम, स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करके, हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करके प्रैक्टिस की है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव पूरे पेपर के लिए टाइम एलोकेट करके प्रैक्टिस की। लेट्स सपोज इसके बावजूद यू कम अक्रॉस अ पैसेज एंड you are unable to control your nerves there for a moment so उसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या प्रेसी का क्वेश्चन एंड में ले जाना चाहिए? क्या उसको मिड में जाके अटेम्प्ट करना चाहिए? देखो, आपने तरतीब चेंज नहीं करनी। यू मस्ट एटलीस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप पहले पेज पे प्रेसी करने जा रहे हो, वो कितना स्पेस लेगी, बट इट हैज टू बी एट द फर्स्ट। जिस नंबर पर वो क्वेश्चन बनता है आप उसी पे रखेंगे, आप उस स्पेस को छोड़ देंगे। यानी प्रेसी को अगर आप पहले नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, एंड लेट्स सपोज आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं, या लेट्स सपोज आप समझते हैं कि आप ट्रांसलेशन में बहुत आपकी कमांड है, बड़ी आसानी से कर लेंगे, या आसान पैराग्राफ है आप करेंगे, तो आप तमाम क्वेश्चंस का जो रेलेवेंट आपको जितना अप्रोप्रिएट स्पेस चाहिए उस स्पेस की कैलकुलेशन रखते हुए आप आगे मूव करेंगे, पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मगर उसके ऑर्डर को चेंज ना करें। दिस इज व्हाट आई एडवाइज ऑल द टाइम माय स्टूडेंट्स, कि पहले तो आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। यू शुड नॉट आई मीन थिंक यू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फियर, यानी आपको फियर स्टेट ऑफ माइंड में जाके नहीं सोचना चाहिए। पहले तो आपको तैयार होना चाहिए। फियर इसीलिए होता है जब आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सुनते रहते हैं, मिथ्स को प्रेजेंट में बिठाया होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के मशवरे लेते रहते हैं, और खुद को कैसे कंपोज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तैयारी कैसे करनी है। व्हेन द स्टूडेंट्स डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग, तो व्हाट हैपेंस इज कि फिर वो इस किस्म के मिथ्स को क्या कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और समझते हैं कि ये बड़े अच्छे मशवरे दिए गए हैं, इन मशवरों को लेकर चलते हैं। व्हाट हैपेंस के वो क्वेश्चंस की तरतीब भी चेंज करते हैं, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि the order of the question should never be changed. दूसरा क्वेश्चन जहां पर आप पहले जरी बात सब्जेक्टिव पेपर में पहले वो क्वेश्चन आ रहा है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, फिर ट्रांसलेशन को, तो उसके लिए स्पेस छोड़ें। आपकी ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मुझे कितना स्पेस लगेगा प्रेसी के लिए, मुझे कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स में देने जा रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैक्सिमम कितना स्पेस, कितनी लाइन्स ले सकता है।
मेरी ट्रांसलेशन जो मैं करने जा रहा हूँ कितना स्पेस लेगी। एंड डेफिनेटली दैट वुड बी ऑब्वियस इफ यू अंडरस्टैंड योर राइटिंग स्टाइल आपका कौन सा है, आपका प्रेजेंटेशन आपने की प्रैक्टिस की थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर तो लोग काम ही नहीं करते। अभी ये जो देख रहा था, बहुत से लोग जिन्होंने पेपर दिए, टेस्ट दिए, वो बड़े ही रफ अंदाज में, दे अपीयर टू बी नॉन सीरियस, दे वर नॉट ऑनेस्ट टू देयर कॉज। ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो टेस्ट को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। नाउ कम टू द प्रेसिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिंग। जब आपके सामने प्रेसिंग का कोई भी पैसेज आ जाता है तो आपकी सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपके ज़हन में यू शुड हैव few questions, and I told you that 6 question technique. 6 question technique मैंने आपको बताई थी, if you remember that. कि you should know what the event is all about. मैं आपके सामने वो खोलता हूँ। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन ज़हन में रखना है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आपके ज़हन में वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे आप पैसेज को एक जनरली जब पढ़ते हुए एक आइडिया आपके ज़हन में आ सकता है। जी, सो व्हेन यू सी ए पैराग्राफ, जो भी पैसेज आपके सामने है, सबसे पहले उस पैसेज को जब आपने अप्रोच करना है तो यू मस्ट हैव दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड कि whether the person or a thing or something जो मेन इवेंट हो रहा है उससे लिंक करता हुआ कौन पर्सन है, किसके बारे में बात हो रही है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट द मेन टॉपिक इज, व्हाट द मेन इवेंट इज, किस चीज के ऊपर बात हो रही है। इस क्वेश्चन को आपने समझने की कोशिश करनी है। व्हाट हैपेंस इज दिस नैरो डाउन योर स्कोप कि आप कंक्रीट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फोकस कर सकते हैं। यू नो, इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आपके ज़हन में ये सवाल हों कि मैं जब पैसेज पढ़ने जा रहा हूँ मुझे ये पता होना चाहिए कि ये किस इवेंट के ऊपर, या टॉपिक इसका क्या है, किस चीज के बारे में या किस शख्स के बारे में बात हो रही है, तो यू वुड नॉट मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 2020 जो निज़ार हसन का जो था, या मंटो का जो पैराग्राफ था, उसको, उसके थीम को लोग नहीं समझ सके कि वो बेसिकली क्या चीज है, वो थीम क्या है। उसको बहुत से लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। बट if you have these type of questions in your mind, and it's, as I've said, it is not necessary that you will find the answer of all these questions, तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, but at least few questions you get, for example, तो आपको उस पैसेज को समझने में एक मदद मिलेगी। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता होता हूँ कि ये, फॉर एग्जांपल, ये लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ रीसेंट इवेंट ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एम्प्लॉयर्स फाउंड देमसेल्फ कंपेल्ड एंड हेंस 75% ऑफ द एम्प्लॉयर्स इन द मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन लेड ऑफ इन द होल वर्ल्ड। अब अगर इस छोटे से पैराग्राफ को अगर आप देखो तो इस पे आपको पता चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। इट इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज। क्या बात हो रही है एम्प्लॉयज के बारे में? दे हैव बीन लेड ऑफ, उनको लेड ऑफ किया गया है। कहां पर ये इवेंट हो रहा है? पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। कब हो रहा है ये इवेंट? इट इज इन द होल पैंडेमिक के दौरान हो रहा है। बट रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चन के कैसे हुआ या क्यों हुआ, इसका जवाब यहां पर हमें नहीं मिल रहा। बट एटलीस्ट दिस इंफॉर्मेशन कैन गिव यू एन आइडिया कि पैसेज को मैंने अगर किसी को बताना, इस इंफॉर्मेशन को देना है, तो मैं कैसे दूंगा, फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कैसे दूंगा। हमें ये पता चल गया एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रही है, लेड ऑफ किया गया, पेंडेमिक के दौरान हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है। दिस होल इंफॉर्मेशन, at least you can write like this: in this COVID-19 world, organizations laid off 75% of the workforce. ये पूरी इंफॉर्मेशन आप फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड में कह सकते हैं। So जब बेसिकली आपने पैसेज को अप्रोच करना है
तो सबसे पहले तो आपको उसकी समझने के लिए, उसको जनरली एनालाइज करने के लिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होने चाहिए, द बैक ऑफ योर माइंड दिस क्वेश्चन शुड बी, एंड देन आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दीज आर द सेगमेंट्स। ये सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब ये है कि थॉट वाइज या आइडिया वाइज आप उसको पैसेज को डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मली जो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैसेज इज 350 to 550 वर्ड्स का एक पैसेज होता है, और ऐसे पैसेज में 4 to 6 थॉट्स ऑलमोस्ट होते हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना और सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। बिकॉज पूरे पैसेज को 2 से 3 दफा रीड करने के बाद भी आप ना पूरे तरीके से सेंस कर सकते हो, ना अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट when you, for example, divide the passage into segments thought wise, तो उस थॉट को पिक करना, उसके अंदर से उसका जो जूस है उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। So you have to see, you have to look at different transitional panels और ट्रांजिटरी वर्ड्स जो आपको बताएंगे कि थॉट शिफ्ट हो गया है। एंड व्हेन यू डिवाइड, तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सो यू सी, एक सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला काम ये है कि आपने जब जनरली सेंस कर लिया तो उसको आप डिवाइड करोगे। अगर आप पहले पैराग्राफ को देखो तो उसको भी मैंने 3 हिस्सों में, यू नो, दिस वन, this is the second thought, and that is the third one. Once you divide into segments, फिर उस सेगमेंट के अंदर अब आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी सेगमेंट के अंदर जो पहली लाइन है, जो पहला सेंटेंस है, वो एक नए पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता है, एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता है और फिर उस पॉइंट को अनफोल्ड करता है। इट मे बी कॉज एंड इफेक्ट, इट मे बी ए पॉइंट देन एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, इट मे बी अ रेफरेंस, इट मे बी एन एग्जाम्पल, और फिर उस पॉइंट को वो कंक्लूड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस पैराग्राफ को देखें, अगर सेगमेंट की हद तक रखें, तो here are a couple of generalization about England that would be accepted by almost all observers. अब यहां पर उसने जो कीवर्ड्स हैं उनके कीवर्ड्स पे नजर रखें। here are a couple of generalizations, और दूसरी वर्ड है about England। आपको ये पता चल रहा है कि इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है और इंग्लैंड के बारे में रिलेटेड जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल जो जनरलाइजेशंस हैं वो हैं जो ऑब्जर्वर्स ने नोट की हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स ने नोट की हैं। सो लुकिंग एट द कीवर्ड्स, जिनको सेंस करने का तरीका ये है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता होता हूं कि किसी भी पीस के अंदर आपको देखना है कंक्रीट वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स। कंक्रीट वर्ड्स का मतलब जो आपके ज़हन में डेफिनेट पिक्चर बनाए, right? Not those words which do not have any picture, which are vague words. किसी भी पैराग्राफ को या कंटेंट को या सेगमेंट को जब आपने डीकोड करना है तो उसकी वोकैबुलरी के ऊपर आपने नजर रखनी है, वो वाले वर्ड्स जिन उनसे सेंस करना है जिनसे आपकी माइंड में डेफिनेट पिक्चर बनती है। सेंटेंस को समझना है तो देखना है कि वो सेंटेंस का इम्पैक्ट क्या है, उसका रोल क्या है। और देन आपने थर्ड थी जो चीज है जिसको देखना है किसी भी सेगमेंट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर कि वो बात कहना क्या चाह रहा है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, तो वो बात करने जा रहा है हियर इज फॉर, उसने इशारा किया, उसने कहा कि कुछ जनरलाइजेशन की बात होगी और वो जनरलाइजेशन जो है वो ऑब्जर्वर्स ने की हैं अबाउट इंग्लैंड। नाउ अब डेफिनेटली वो जनरलाइजेशन की जब बात कर रहा है तो नेक्स्ट लाइन जो होगी, नेक्स्ट वेरी लाइन, वो जनरलाइजेशंस बताएगा, ऑब्जर्वेशंस बताएगा। One is that the English are not gifted. अब सेकंड लाइन फौरन आपको जनरलाइजेशन में बता रही है, जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रही है क्या है कि आर्टिस्टिकली गिफ्टेड नहीं है, द फर्स्ट पॉइंट।
बात किसकी हो रही है? इंग्लैंड की बात हो रही है, कह रहे इंग्लिश आर्टिस्टिक नहीं है. नंबर 2, the next sentence, they are not as musical as the Germans or Italians. अब वो जो आर्टिस्टिकली गिफ्टेड नहीं है, उसके बारे में वो बता रहा है कि दे आर नॉट म्यूजिकल. कैसे आर्टिस्टिक नहीं है? क्योंकि म्यूजिकल नहीं है. और कैसे नहीं है म्यूजिकल? ही इज मेकिंग अ कंपैरिजन विद द नेक्स्ट नेशंस. तो यहां तक आपको एक पॉइंट पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नेक्स्ट दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें कुछ क्वालिटीज हैं आर्टिस्टिक होने की या म्यूजिकल होने की, इनमें नहीं है. पहला पॉइंट. पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दूसरी क्वालिटीज उनके अंदर पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स की हैं, उनके अंदर ये नहीं है. सो आर्टिस्टिक का जवाब आपको यहां तक मिल गया. इन इंग्लैंड एज दे हैव इन फ्रांस. सो इस पोर्शन के अंदर उसने आपको एक ऑब्जर्वेशन अबाउट आर्टिस्टिक क्वालिटीज के बारे में बताई है इंग्लैंड के लोगों की. क्लेम उसके स्टार्ट में किया है कि कुछ जनरलाइजेशन है जो ऑब्जर्वर्स ने की हैं अबाउट द पीपल ऑफ इंग्लैंड. और वो क्या है? नंबर 1, आर्टिस्टिक नहीं है. कैसे आर्टिस्टिक नहीं है? कैसे नहीं है? अब उसका जवाब दे रहा है. बिकॉज इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन. दे आर नॉट म्यूजिकल लाइक जर्मन और इटालियंस. जर्मन और इटालियंस की खुसूसियत है कि वो म्यूजिकल है. और पेंटिंग एंड स्कल्पचर हैव नेवर फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड एज इन फ्रांस. तो फ्रांस भी यूरोप का हिस्सा है. तो जो 3 यूरोपियन मेजर कंट्रीज के उसने नाम लिए, उन्होंने कहा इनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं कि दे आर म्यूजिकल, दे आर स्कल्पचर एंड पेंटिंग, बट दे डोंट हैव. तो पहला पॉइंट हो गया. Another is, this is a transition. Another is that, यानी इसका मतलब एक वो दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा है, वो ये है कि यूरोपियन गो, द इंग्लिश आर नॉट इंटेलेक्चुअल एज द यूरोपियन गो. यूरोपियंस के साथ जैसे यूरोपियंस हैं वैसे उसमें के इंटेलेक्चुअल नहीं है. सो 2 points have been raised here. Number 1, इंग्लैंड के अंदर के बारे में, इंग्लैंड के लोगों के बारे में, इंग्लिश लोगों के बारे में, दे हैव गिवन द ऑब्जर्वेशंस. और वो ऑब्जर्वेशन दी हैं इन कंपैरिजन विद द यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मन, इटालियंस एंड फ्रांस. और उसके लिए उसने आपको, नाउ लुक एट दिस लैंग्वेज, जरा इस लैंग्वेज को देखें. जब आप किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को, किसी भी सेगमेंट को या पैराग्राफ को कोहेसिव अंदाज में देखते हैं, एंड योर फोकस इज नॉट ओनली ऑन वर्ड्स, जबकि हर वर्ड का इन कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देखते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है. प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो किसी वर्ड को फोकस करते भी हैं तो उसको आइसोलेशन में देखते हैं. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन के बारे में सोचने बैठ जाएंगे, अगर उनको इसका मतलब नहीं आता, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे. जबकि इस जनरलाइजेशन को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इंग्लैंड ऑब्जर्वर, ऑलमोस्ट ऑब्जर्वर, इस पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, हर जो वर्ड होगा, ऐसे वर्ड जिनके से आप फेमिलियर नहीं हैं, उन वर्ड्स को या तो नेक्स्ट लाइन के अंदर डिफाइन किया जाता है, या उनका कोई सिनोनिम यूज किया जाता है, या उनका कोई एंटोनिम यूज किया जाता है. सो यू हैव टू वेट कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रादर देन कि आप उधर ही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब किसी सेगमेंट में करने के बावजूद भी उसको सेंस नहीं कर पाते, तो उसकी रीजन ही सिर्फ ये होती है कि दे गेट एंटेंगल्ड इन वर्ड्स. वो वर्ड्स में उलझ के रह जाते हैं, उसके मीनिंग को आइसोलेशन में सेपरेटली उसको एज ए एंटिटी के तौर पर डील करते हैं, उसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं. जबकि किसी भी वर्ड को, जो ह्यूमन स्पीच, जो भी हम स्पीच डिलीवर करते हैं, वो कभी भी हम वर्ड्स में नहीं करते. एज आई ऑलरेडी सेड, अगर हम वर्ड्स भी अटर कर रहे हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, हमारी वॉइस मौजूद है. तो इसी तरह से वर्ड की टोन, उसको कॉन्टेक्स्ट से समझनी है, उसको इन कॉम्बिनेशन विद मेजर वर्ड्स देखना है, वो कौन से वर्ड्स के साथ यूज हो रहा है, वो किन वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, ये जनरलाइजेशन किसके बारे में हो रही है. डेफिनेटली इट्स अबाउट द पीपल ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है. ये किसने की है? डेफिनेटली डिफरेंट पीपल हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने की है. तो पहला पॉइंट मिल गया कि ऑब्जर्वर्स ने इंग्लैंड के बारे में उन्होंने कुछ जनरलाइजेशन की. और जनरलाइजेशन किस चीज के बारे में की है? नंबर 1, पहली चीज कि वो गिफ्टेड नहीं आर्टिस्टिकली. और आर्टिस्टिकली गिफ्ट होने से क्या मुराद है, उसको पूरा उसने एक्सप्लेन किया है. दे आर नॉट एज म्यूजिकल एज जर्मन और इटालियंस. यहां पर उसने उसका बता दिया कि दे आर नॉट म्यूजिकल. ठीक है, कैसे होना चाहिए म्यूजिकल? एज जर्मन और इटालियंस. फिर पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स हैव नेवर फ्लोरिश्ड. पेंटिंग और स्कल्पचर 2 आर्ट है, ये भी आर्ट से रिलेटेड है, ये भी फ्लोरिश नहीं हुए इन इंग्लैंड एज दे हैव इन फ्रांस. एक एस्पेक्ट बता दिया. एंड देन सेकंड,
Another is that, और दूसरा ये है कि यूरोपियन गो द इंग्लिश आर नॉट इंटेलेक्चुअल। दूसरी उनकी क्वालिटी बताई कि एक उनका एस्थेटिक सेंस नहीं और दूसरा उनका इंटेलेक्चुअल नहीं है। कैसे नहीं है, अब इस इंटेलेक्चुअल को बताएगा वो कैसे। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल, दे हैव हॉरर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एब्स्ट्रैक्ट थॉट से वो दे फियर। And then they use semicolon. Semicolon का मतलब है इससे से related next information देने जा रहा है। They feel no need for philosophy or systematic worldview. यानी वो philosophical नहीं है, intellectual नहीं है, worldview के बाद कोई systematic worldview नहीं है। But it does not mean कि nor is this because they are practical. कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो practical है, as they also are fond of claiming for themselves. Now पूरे इस सेगमेंट के अंदर उसने एक थॉट दिया और वो थॉट ये है कि ना ही वो आर्टिस्टिक हैं, जनरल ऑब्जर्वेशंस के बारे में, which means that they are not artistic observation as compared to Europeans, as the Europeans are, nor they have any liking for painting and sculpture, nor they are intellectual, but it does not mean they are practical. Second phase के अंदर, second segment के अंदर, one has only to look at their methods of town planning. अब ये उसकी justification दे रहा है। जब उसने कहा कि ये practical नहीं है, then they are not practical, तो उस practical को explain करने जा रहा है। One has to look at their methods of town planning. अब ये जो word practical use किया था उसने, कि they are not practical as claiming for themselves. उस पे दो पॉइंट पता चले कि वो क्लेम करते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे? उसके लिए वन हैज टू लुक एट द मेथड्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड वाटर सप्लाई, देयर ऑब्स्टिनेट क्लिंगिंग टू एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ डेट एंड न्यूसेंस, a spelling system that defies analysis and system of weights and measures that is intelligible only to the compilers of arithmetic books, see how little they care about efficiency. यहां सेकंड हिस्से के अंदर वो जो प्रैक्टिकल का क्लेम कर रहा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है एज दे क्लेम, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेकंड हिस्से के अंदर, कि ना तो उनको टाउन प्लानिंग आती है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटीज है, ओल्ड मेथड्स के साथ जुड़े रहते हैं, दे आर ऑब्स्टिनेट क्लिंगिंग टू एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ डेट एंड न्यूसेंस। जो पुरानी आउट ऑफ डेट चीजें हैं, जो इस वक्त प्रॉब्लमैटिक है, न्यूसेंस है, प्रॉब्लमैटिक है, उनके साथ जुड़े रहते हैं। A spelling system that defies analysis and system of weights and measures that is intelligible only to the compilers of arithmetic books to see how little they care about their more efficiency. तो यहां तक उसने, इस पूरे हिस्से तक उसने जो ऑब्जर्वेशंस थी, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस अबाउट द पीपल ऑफ इंग्लैंड, वो बताएं। पहले हिस्से में उसने बताया कि ना वो आर्टिस्टिकली गिफ्टेड है, ना इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है। आर्टिस्टिकली गिफ्टेड होने का क्या मतलब होता है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होने का क्या मतलब होता है, वो रीजंस बताएं। और साथ ही उसने इस क्वेश्चन को बताया कि शायद पीपल इफ दे थिंक, द रीडर, जो राइटर होता है ना, वो रीडर को ज़हन में रखता है कि रीडर क्या सोच रहा है, रीडर के ज़हन में क्या सवाल आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से आपने पेपर को अप्रोच, पैसेज को अप्रोच करना होता है कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू टेल। उसका जवाब देता है कि दे आर नॉट प्रैक्टिकल, जैसे आप समझते हैं। कन्वेंशनल सेंस में हम जब समझते हैं कि प्रैक्टिकल होगा, कि अगर उनके आप टाउन प्लानिंग को देख लें, आप उनके आउटडेटेड मेथड्स को देख लें, आप उनके स्पेलिंग सिस्टम्स को देख लें, आप वेट एंड मेजरमेंट के सिस्टम को देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने एफिशिएंट हैं। एंड देन ही शिफ्ट्स टू अनदर थिंग, बट दे हैव अ सर्टेन पावर ऑफ एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, without taking thought. Their world-famed hypocrisy, their double-faced attitude towards the Europe, for instance, is bound up with this. लेकिन they have positive कहता है, but they have certain power of acting without taking thought. यानी spontaneous act करते हैं, they do not think deeply. किसी चीज के ऊपर उन्होंने एक्ट करना तो वो swiftly and spontaneous करते हैं, जो कि बेसिकली उनकी वर्ल्ड फेड हिपोक्रेसी जो है, डबल फेस जो है, वो आई मीन एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्पायर फॉर इंस्टेंस इज बाउंड अप विद दिस। और इसी चीज के साथ उनकी हिपोक्रेसी जुड़ी है। कैसे जुड़ी है वो इसको एक्सप्लेन करेगा। ऑल्सो इन द मोमेंट्स ऑफ सुप्रीम क्राइसिस द होल नेशन कैन सर्टेनली ड्रॉ टुगेदर एंड एक्ट अपॉन अ स्पीशीज ऑफ इंस्टिंक्ट। और ये जो क्वालिटी है एक्ट विदाउट थिंकिंग, उसका फायदा ये है कि मोमेंट ऑफ क्राइसिस में दे गेट टुगेदर, रियली ए कोड ऑफ कंडक्ट। ये उनका एक
चाल चलन उनका एक तरीका है which is understood by almost everyone and everybody, यानी most of the people जो उनको देखते हैं, जो उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, they understand that though never formulated. ये उनकी क्वालिटी है मगर इसको कोई फॉर्मुलाइज नहीं किया गया। अब अगर इस पॉइंट को अगर आप समझें, यानी मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि थॉट, जब आप किसी पैसेज को देखते हो तो सेगमेंट में आपको थॉट्स जो हैं वो समझने होते हैं। ये देखें, सबसे पहले the same line is written, the English are not considered to be artistic or intellectual like Europeans. वो थॉट ये था कि वो यूरोपियंस की तरह, they are not intellectual or not artistic. पहला थॉट आपने कह दिया, they are not considered to be artistic or intellectual like most Europeans. अब ये आपकी पहला सेंटेंस बन गया प्रेसी के अंदर। आपने भी अपने रीडर को ये बता दिया बड़ी आसान सी जुबान में, शॉर्ट सेंटेंस के अंदर, क्योंकि जो भी आप प्रेसी लिखते हैं उसमें जो सेंटेंस की लेंथ है, दे शुड नॉट बी लॉन्ग सेंटेंसेस। नेवर राइट लॉन्ग इंट्रोडक्टरी लाइंस। द लेंथ ऑफ द सेंटेंस शुड बी moderate, between 8 to 15 or 18 words maximum, so that you should not commit grammatical or structural mistakes. They have a dislike for abstract thought, but this does not make them practical either, despite their towering claims. Intellectual नहीं है, artistic नहीं है, पहले short अल्फाज में बता दिया। They have a dislike for abstract thought, but this does not make them practical either, despite their towering claims. और second aspect उनकी बता दिया कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो practical नहीं है। और ये कैसे पता चलता है? This is evident from their poor town planning and strong attachment to the outdated things. Their ability, however, to act swiftly can draw the whole nation suddenly together in extreme crisis. So ये पहला portion आपने उसको in fewest possible words में simple and flawless English पे लिख लिया। कैसे आपने किया? तो सबसे जो पहला point है वो है कि आप प्रेसी के पैसेज को, जो भी आप पैसेज को अप्रोच करेंगे, कीपिंग इन माइंड 6 क्वेश्चन, ये समझने की कोशिश करेंगे किसके बारे में बात हो रही है, मेन इवेंट क्या है, ताकि आप जनरल आइडिया हो सके कहां पर ये इवेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, एंड देन उसको यू डिवाइड इनटू सेगमेंट्स को जब करेंगे तो सेगमेंट्स पे दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि वो जो थॉट को सेंस करना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ देखना है कि कौन से कंक्रीट वर्ड्स हैं, उनके ऊपर आपने फोकस करना है, रादर देन इररिलेवेंट वर्ड्स, rather than redundant words, rather than जो usual words हैं, rather than which have no impact, उन words को नहीं देखना। किन words का क्या impact है, उन words को देखना है आपने। उसके बाद जो बात कह रहा है वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है, उसका क्या impact है। इन 3 चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने कैलकुलेट करना है, सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है। को सेगमेंट्स में जब डिवाइड करेंगे, when you divide into the segment, हर सेगमेंट से आपको जो आइडिया मिलेगा उसको आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। नाउ लेट मी टेल यू हियर वन मोर थिंग कि रफ ड्राफ्ट को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। कहां बनाना है, कैसे बनाना है, ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि रफ ड्राफ्ट डज नॉट मीन कि आप उसको रफली ट्रीट करेंगे। रफ ड्राफ्ट मीन्स कि आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हर सेगमेंट का एक आइडिया एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करके अपने पास सेपरेटली लिखते हैं, सो दैट यू गेट डिटैच फ्रॉम द कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटरफेरेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, आपको सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब आपने ड्राफ्ट बनाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट का होना चाहिए। रफ ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं कि बस आपने रफ अंदाज में लिख दिया। It should be a complete presentation. It should be treated like an outline. जैसे essay की outline आप treat करते हो ना, इसको ऐसे treat करना है। Though it is not on the first page, answer sheet के उधर नहीं होना चाहिए, एक आखिरी शीट के ऊपर आप लिखते हो, लेकिन it have to be treated like an outline. कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लो कि ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। The objective of the draft is कि ये आपको डिटैच करेगा कि ये जो हमारी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इंटरफेरेंस होती है ना ओरिजिनल टेक्स्ट के, उसके वर्ड्स की, उसके फ्रेजेस को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसके सेंटेंसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएंगे।
Second important thing is sensing your own language is easy as compared to sensing the language, the complex language or intellectually complex language. तो सबसे पहला काम ड्राफ्ट का ये है कि आपने अपने आप को डिटैच करना है उससे. आप सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और आप पहला जो ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको बुलेट्स में के फॉर्म में बनाना है. आइडिया लिखा, उस आइडिया को अपने अंदाज में लिख दिया, रिफ्रेज करके, जितना प्रिसाइज आप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी रिटन. नाउ यहां पर अब एक सवाल आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने ड्राफ्ट बनाने चाहिए, पहला ड्राफ्ट बनाना चाहिए, 2 ड्राफ्ट बनाने चाहिए, 1 होने चाहिए. नाउ लेट मी टेल यू, if you have practiced a lot and you are skilled, basically ड्राफ्ट का मकसद क्या होता है कि डिटैचमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैचमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट, उससे आप डिटैच हो जाते हैं और फिर अपने जो आपने रीराइट करके पूरा कंटेंट लिखा है उससे थॉट को समझने की कोशिश करते हैं और उस थॉट को फिर फ्यूज पॉसिबल वर्ड्स में आप ऐसे में कहते हैं. So there are 2 possible ways. Number 1, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए एग्जाम से पहले कि आप जो पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सेगमेंट को समझ के उसको रिफ्रेज करके लिख लिया अपनी लैंग्वेज में, और जो सेकंड ड्राफ्ट है उसमें अपनी राइटिंग से जितने भी बुलेट्स बनाए थे अपने उन बुलेट्स को एनालाइज करना कि कौन से आइडियाज जो हैं वो सिमिलर हैं, उनकी तरतीब क्या है, जो सिमिलर हैं उनमें से क्या तरतीब को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ओवरऑल जो उसकी कोहेरेंस है फ्रेसी की उसको ब्रेक नहीं करना होता और उस कोहेरेंस को देखना होता है, ना कि सेंटेंसेस को देखना होता है. वो सेंटेंसेस को किस तरह से ज्वाइन किया जाएगा, क्लब किया जाएगा कि उनकी कोहेरेंस बनेगी आपस में, उसकी कोहेरेंस को ना ब्रेक करेंगे. उन सेंटेंसेस को एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करने के बाद उनको कैसे क्लब करना है, उसको एक पैराग्राफिकल शक्ल में ड्राफ्ट में लिखना है, सेकंड ड्राफ्ट में लिखना है. एंड द सेकंड अप्रोच इज कि यू प्रैक्टिस अलॉट इन सच अ वे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यू आर कॉन्फिडेंट कि आप जो ड्राफ्ट बना रहे हैं, जो थॉट सेगमेंट से सेंस कर रहे हैं, उसको बहुत ही एक्यूरेटली, प्रिसाइजली एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप लिख रहे हैं. एंड यू बिलीव दैट यू कैन मेक इट एंड यू मस्ट वर्क ऑन दैट एक्चुअली. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, इफ यू आस्क मी कि सजेशन क्या होगी, तो आपने जो ड्राफ्ट बनाना है एट द एंड ऑफ द पेपर, एक ड्राफ्ट बनाना है जो कि बहुत नीट एंड क्लीन अंदाज में लिखा हो, फ्यूज पॉसिबल वर्ड्स में लिखा हो, और वहां पर उस ड्राफ्ट को आपने देखना है कि उसमें एनालाइज करना है कि उसमें वर्ड काउंट करने हैं आपने. नहीं, जब आप ड्राफ्ट बना लेते हो ना, फिर आपने उसको देखना होता है उसको कि इसमें क्या वो जो थॉट्स थे, एसेंशियल थॉट्स थे, वो सारे के सारे उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं. नंबर 1, उसी में आपने वर्ड काउंट करना होता है. लोग असल में करते क्या है कि प्रेस ही जब लिखते हैं फाइनल, उस वक्त काउंट करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज व्हाई द एग्जामिनर सेज कि लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते हैं. यानी वो प्रेस लिखते हुए इनको ख्याल आता है कि ये तो थॉट ही नहीं था, ये तो थॉट एक्स्ट्रा आ गया, या ये वर्ड एक्स्ट्रा आ गया. सो इन द ड्राफ्ट, जो रफ ड्राफ्ट है, दैट इज, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वहां पर कैलकुलेट करेंगे कि जो आप थॉट लिखना चाह रहे थे वो तमाम एसेंशियल थॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या वो उनकी अरेंजमेंट ठीक है. एंड नंबर 3 कि वो जो वर्ड काउंट है वो पूरा कर पाएंगे, और उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मजीद ऐसी है जो एक्स्ट्रा है अभी भी, उसको निकाल देना चाहिए. लेट्स सपोज आप एक ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट के अंदर आपका जो वर्ड काउंट आ रहा है वो 145 के करीब आ रहा है, 145 के करीब. एंड लेट्स सपोज कि जो प्रेसी का वर्ड काउंट बनता है, अगर उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 120 वर्ड्स में लिखनी है, तो यू हैव टू राइट इन 120 वर्ड्स. अगर उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं
It should be 1/3. Remember one thing, because बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर करते हैं कि प्रेसी क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना और उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी कि क्या डज ही गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, क्या वो इंस्ट्रक्शन देता है? अगर वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है तो आपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वर्ड काउंट देखना है। अगर वो आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता तो देन यू शुड फॉलो द कन्वेंशनल पाथ ऑफ राइटिंग अ प्रेस इन 1/3। आपने 1/3 में लिखनी है। एंड लेट्स सपोज कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, लेट्स सपोज आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है 120 वर्ड्स की, तो और आपका जो वर्ड काउंट आ रहा है 145 आ रहा है, एंड देन यू हैव टू एनालाइज योर ड्राफ्ट। आपके ड्राफ्ट को एनालाइज करना है कि कौन से वर्ड्स हैं या कौन सा थॉट है जो एक्स्ट्रा है, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, कौन सी इंफॉर्मेशन को अगर मैं स्किप कर दूंगा, कौन सी इंफॉर्मेशन को, जी मेरे ख्याल में 5 मिनट की ब्रेक देते हैं, बस इसको मैं कंक्लूड करूं। एंड लेट्स सपोज 145 और 120, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 125 वर्ड्स। इसी ड्राफ्ट के ऊपर आपको एनालाइज करना है कि कौन से वर्ड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्या उनका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद है, कौन से सेंटेंसेस एक्स्ट्रा हैं या रिपीट हो रहे हैं, रिडंडेंट हो रहे हैं, उनको निकाला जा सकता है। कौन सा थॉट है जो आया है जिसके बगैर प्रेसी की मेरी अगर निकाल दिया जाए तो मेरी प्रेसी की कोहेरेंस जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। यहां पर एनालाइज करना। यू डोंट हैव टू एनालाइज कि जब आप प्रेसी लिखते हुए हो, फाइनल ड्राफ्ट लिख रहे हो आंसर शीट के ऊपर, उस वक्त आप रियलाइज करें कि अब मुझे याद, ये तो वर्ड्स आ गया, अब इनका क्या करूं, और फिर आप उनको क्रॉस कर दें, कट लगा दें। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आपने इन गलतियों से बचना है। इसलिए नेवर, अभी मैंने जो टेस्ट सीरीज देखी उसमें स्टूडेंट्स ने 70% स्टूडेंट्स ने ड्राफ्ट नहीं लिखा। एवरीबॉडी वाज पाउंसिंग अपॉन राइटिंग द पैराग्राफ। वो प्रेसी लिखने की कोशिश कर रहे थे और उसी पे गलतियां करते थे, उसी पे कट्स लगाते थे, उसी पे क्रॉस करते थे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये इस इंपॉर्टेंस को समझे कि ड्राफ्ट क्या चीज है। ड्राफ्ट, यू हैव टू मेक द ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट बनाने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले पैसेज को आपने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आपने हर सेगमेंट को सेपरेटली एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? उनके वर्ड्स, जो कंक्रीट वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ब्स के ऊपर फोकस करके उस बात का इंपैक्ट क्या है, उससे आपने उसको एनालाइज करना है। और समझने के बाद उसी बात को आपने रिफ्रेश करके अपने रफ ड्राफ्ट में लिखना है। जब आप ये सारे बुलेट्स बना लेंगे, बुलेट्स फॉर्म में लिख लेंगे रफ ड्राफ्ट, तो फिर अपने ड्राफ्ट को एनालाइज करें कि क्या उसमें तमाम एसेंशियल थॉट्स आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो कोई थॉट एक्स्ट्रा तो नहीं है। वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स काउंट करने हैं। उन वर्ड्स में से किन को एलिमिनेट किया जा सकता है, किन की जगह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद है जो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द ड्राफ्ट। फिर उसके बाद आपको प्रेसी लिखनी होती है। मतलब प्रेसी हैज टू बी इन 1 पैराग्राफ, यू नो दैट। और जब आप पैराग्राफ लिखने जाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको इसी की प्रेसी दिखाऊं, क्योंकि इस रिवीजन क्लास है तो इस पर बहुत सी चीजें बहुत डिटेल में नहीं बताई जा सकती, मैं चंद इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करता जा रहा हूं जो मैंने गलतियां देखी, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं टेस्ट के दौरान, और जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, मैं उसके बाद आपको जनरली रूल बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूं। You see, this is the solution. This is 145 words, right? About 499 words का तकरीबन पैराग्राफ था। The English are not considered to be artistic or intellectual like most Europeans. They have a dislike for abstract thought, but this does not make them practical either, despite their topping claims. This is evident from their poor town planning and strong attachment to outdated things. Their ability, however, to act swiftly can draw the whole nation suddenly together in extreme crisis. Another well marked, अब यहां तक ये पहला पैराग्राफ, यानी इस हिस्से तक ये पहले पैराग्राफ की प्रेसी थी। वो कि इसमें मैंने अभी ड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बिकॉज इस रिवीजन के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो बहुत डिटेल में नहीं जाई जा सकती। जुबानी तो समझाया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी की पूरी दिखाई नहीं सकती। दिस इज द सेकंड। Another well-marked yet minor trait of theirs is love for flowers. This does not necessarily contradict their lack of artistic interest. Instead, this love for flower is linked to the English tendency for hobbies and private pursuits. English culture centers around things that are, though communal, yet not official, and they still have a strong belief in individual liberty, not the economic one, which is reflected in the private nature of English life. They have a strong dislike for nosy or intrusive people. अब जब मैंने ये प्रेसी स्टूडेंट्स की देखी तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला
कि जैसे यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है नोजी पार्कर, instead of understanding the thought behind this, the hateful of all names is an English ear is nosy Parker. इस पूरे थॉट को समझने के लिए यहां पर वो ये कह रहा है कि वो फ्रीडम को पसंद करते हैं, इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, ठीक है जी, to do what you like in your spare time, to choose your own amusement instead of having them chosen from your for you from above. इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने के बजाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, रादर 99%, इसको वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, या एज इट इज उन्होंने वर्ड यूज कर दिया। एंड दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस जो ओरिजिनल कंटेंट आपको दिया जाता है उसकी लैंग्वेज का डिफरेंस, और जो प्रेसी लिखी जाती है वो कितने ही सिंपल और क्लियर कट अल्फाज में उस सारे थॉट को, एसेंशियल थॉट को कंबाइन कर देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं खैर ब्रेक ले लेते हैं, मुझे कहा भी जा रहा है ब्रेक के लिए और काफी मैंने ब्रेक ली भी नहीं, आप लोग भी थक गए होंगे। 10 मिनट की सिर्फ ब्रेक कर लेते हैं और 10 मिनट के बाद मैं दोबारा से ना क्विकली चीजों को लेकर चलूंगा, जनरली आपको बताता जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेशन भी 3 आवर्स, इट्स नॉट ऑफ 6 आवर्स, बिकॉज 6 आवर्स के लिए प्रेजेंटेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है। इट्स अ 3 आवर सेशन, सो इसमें हमने बहुत सी चीजों को समअप करना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता जाऊंगा रादर देन कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस दिखाता जाऊँ, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी डियर एस्पायरेंट्स, हमारी यही कोशिश है कि आज की इस रवियन क्लास में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आप लोगों के जो कंटेंट्स हैं, कोर्स है, उसकी रवियन को जो है वो मुकम्मल करवाएं। तो सर मज़र साहब 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा सेशन को ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं इंग्लिश कंपोजिशन के हवाले से, प्रेस के हवाले से, तो आप लोग हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं उनके कमेंट सेक्शन में और यूट्यूब के ऊपर आप लोग हमें आसानी से जो है वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि सर मज़र साहब से आपके क्वेश्चन डिस्कस करें और वो आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। जस्ट सर मज़र 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा जो है वो सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो सेशन है इंग्लिश कंपोजिशन का, नोवा की जानिब से ऑनलाइन रिवीजन करवाई जा रही है फ्री ऑफ कास्ट, और हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो अरेंजमेंट की गई है। तो बेसिकली मकसद यही था कि आप लोगों को हम लोग फैसिलिटेट कर सकें और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो आप लोगों की रिवीजन करवा सकें CSS 2023 के लिए। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से ये जो ऐसा इकदाम है ये तमाम लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जो हैं आप लोगों की जो रवियन में आप लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं, आप लोग हमारे एक्सपर्ट टीचर से जो है वो गाइडलाइंस ले सकें। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम इस रिवीजन सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्स को रिवाइज़ कर सकें, ताकि आप लोगों को हम जितना हो सकता है फैसिलिटेट करें। अगर आप लोग नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारा डाटा पड़ा है। और 18 जनवरी से ऑनवर्ड हम लोग CSS 2023 के लिए रिवीजन सेशन चला रहे हैं, और उनकी जो तमाम लाइव स्ट्रीमिंग्स हैं वो फेसबुक पेजेस और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। करंट अफेयर, इंग्लिश, ऐसे, पाक अफेयर,
GSA और आज की इंग्लिश कंपोजिशन की जो रिवीजन क्लासेस हैं उनका तमाम डाटा हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस के ऊपर पड़ा है। आप जाकर आसानी से बैकअप पर जाकर उनको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक समझना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करने में, जैसे नोवा 2007 से पेश है, इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम आप लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें, हमारी मुआवनत आपके साथ होगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी जो हेल्पलाइन है 05111162277 उस पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको CSS, PMS या नोवा के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.novacss.pk को विज़िट करके आप तमाम जो इंफॉर्मेशन हैं वो हासिल कर सकते हैं। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से ऑनलाइन जो सेशंस हैं वो भी ऑफ़र किए जाते हैं और ऑन कैंपस सेशंस जो हैं वो भी ऑफ़र किए जाते हैं। तमाम शेड्यूल जो है हमारी वेबसाइट्स पर भी मौजूद है और 05111162277 पर आप आसानी से तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस का शेड्यूल पूछना है, एडमिशन शेड्यूल पूछना है, या आप नोवा की पब्लिकेशन से कोई भी बुक लेना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट राइटर्स जो हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनकी तरफ से जो लिखी गई बुक्स हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी आसानी से इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। कल 24 जनवरी है और आखिरी दिन होगा। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी ने 18 जनवरी से ये सेशन शुरू किया था और 24 जनवरी कल आखिरी दिन है। इंशाल्लाह शाम 6 बजे इस्लामियात की रिवीजन करवाई जाएगी, रिवीजन सेशन होगा और उसको भी आप लोग नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के फेसबुक पेजेस और यूट्यूब के ऊपर लाइव देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। और अगर आप लोगों को मज़ीद भी कोई क्वेरीज चाहिए तो आप लोग हमारी जो हेल्पलाइन है वहाँ पर आप हमें कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोवा के ऑनलाइन बैजेस या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कैंपसेस विज़िट कर सकते हैं। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के लाहौर कैंपस, रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैंपस को विज़िट कर सकते हैं, या आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी जो मतलूबा मालूमात हैं वो हासिल कर सकते हैं। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से 4 फेब को जो है वो फ्री वेबिनार का भी एहतमाम किया गया है, अरेंज किया गया है। और उसमें भी अगर कोई एस्पायरेंट्स जो कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो अगर वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेजेस पर तमाम उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है और आप लोग जो है वो 4 फेब को फ्री वेबिनार जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम लोग जो हैं आप लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें हम भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में हमारे लिए भी नामुमकिन होता है कि हम लोग आपकी जो CSS की रिवीजन है उसको मुकम्मल करवा सकें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जितना से जितना कोर्स जो है हम उसको रिवाइज करवा सकें। हमारे एक्सपर्ट टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ईमानदारी के साथ ऐसा में तरीके से जो है वो अपने रिवीजन करवाते हैं और आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि टाइम शार्ट होता है तो कुछ लोगों के ये भी गिले शिकवे होते हैं कि हमारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाते।
तो उनके लिए गुजारिश ये है कि हमारे लिए इस शॉर्ट टाइम में 3 घंटे के सेशन में अगर हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दें तो फिर टीचर के लिए रिवीजन क्लास मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्स जो है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हम जो है कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को रिवाइज किया जाए। और आप लोगों के अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों के सवालात भी शामिल करें। लेकिन अगर सवालात शामिल नहीं होते तो उसके लिए नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हमारे जो पिछले साल के लाइव स्ट्रीमिंग्स हैं वो भी पड़ी हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोड हैं। आप लोग उनको भी जो है जाकर वॉच कर सकते हैं और वहाँ से अपनी जो मतलूबा इंफॉर्मेशन हैं बआसानी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बआसानी हमारी हेल्पलाइन और उसके ऊपर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी का कल आखिरी सेशन होगा। कोशिश होगी कि हम इस्लामियात की जो रवीन क्लास है वो 6 बजे से रात 9 बजे तक इंशाल्लाह स्टार्ट करें, और उसमें आपकी रवीन जो है वो मुकम्मल करवाएं। आज जो है कुछ लोगों को लाइट की जो बंदिश थी, बिजली की बंदिश, उसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो लेकिन उन लोगों के लिए नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से ये एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है कि हमारा जो आज के सेशन का बैकअप है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद होगा, और आप लोग बआसानी वहाँ पर उसके बैकअप पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन में जाके लाइव सेक्शन में तमाम जो रिवीजन क्लासेस के हमारे जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और आप लोग आज का सेशन जो लोग अटेंड नहीं कर सके
वो आज का सेशन जो है सर मज़हर इलाही साहब का, वो आज का सेशन वहाँ फेसबुक से उसको जो गाइडलाइंस हैं वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो करंट अफेयर्स के 3 सेशन हुए हैं उनका डाटा भी तमाम हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। कल इस्लामियात की जो रिवीजन क्लास होगी इंशाल्लाह उसको भी फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे लाइव स्ट्रीम करवाया जाएगा। जी, कुछ लोगों के यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि सर 10 मिनट की ब्रेक पे हैं। 10 मिनट के बाद जो है इंशाल्लाह इस सेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा और ये जो सेशन है रात 9 बजे तक चलेगा और सर की यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपका जो कोर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो उसको रिवाइज़ करवाया जाए। तो जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही सर 10 मिनट की ब्रेक पे हैं और 10 मिनट के बाद जो है इंशाल्लाह सर सेशन शुरू करते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह गाइडलाइंस देंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आज जो है वो 20 से 30 लोग हैं। मेन जो मसला आ रहा है वो बिजली की बंदिश का है जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लाइट नहीं है और लेकिन नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से आप लोगों के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है। हम लोग आपको फैसिलिटेट करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश है कि आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है वहाँ पर अपलोड होगी हमारे पेजेस के ऊपर और आप लोग वहाँ से आसानी से जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं। जी, आई एम बैक। अच्छा, चूंकि बहुत ज्यादा मैं डिटेल में चला गया था प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करने के लिए, आई शुड हैव केप्ट इन माइंड कि 3 आवर्स के अंदर मुझे जो चीजें हैं वो बड़ी प्रिसाइजली आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे रखना चाहिए था, बट ये एग्जांपल है थोड़ा सा टाइम। पूरा जी सर। जी सर।
तो आप ये कंप्यूटर बंद हो गया, जरा आके देखें। हेलो, ये बंद हो गया, इस पे पता नहीं आ रही है आवाज। आप अच्छा, इस पे तो नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रही है, देखें। ओके, आई थिंक ओके, मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी जल्दी से, ठीक है, सारी चीजों को, सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं प्रेसी को कंक्लूड करूंगा। आपके अभी आपको ये समझ आ गया, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं कि कीपिंग इन माइंड द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर ऑफ दिस प्रेसी इन कॉम्पोजिशन, ठीक है, आपको ये समझना है कि नथिंग इज योर्स एक्सेप्ट योर वर्ड्स। इस पूरी पूरी पेपर के अंदर आपका कुछ नहीं है। आपने जो भी कंटेंट आपके सामने आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, उसके ऊपर काम करना है। आपका किसी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा सिवाय लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज के अंदर कौन सी चीजें चेक की जाती हैं? लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपकी लेक्सिकल एक्यूरेसी, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेसी, आपकी कोहेरेंस, आपकी पैराग्राफ राइटिंग के कन्वेंशंस, इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। ठीक है जी। द सेकंड थिंग इज व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी, तो प्रेसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पैसेज को जब अप्रोच करना है, योर अप्रोच शुड बी दैट यू हैव सर्टेन क्वेश्चन इन माइंड, ताकि आप उस पैसेज को देख सकें, जनरली असेस कर सकें कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट, ताकि आप उसके जिस्ट को देख सकें, किस चीज के बारे में बात हो रही है, उसके उसके क्या किस स्टेप्स में बात हो रही है। पूरे पैसेज को, उसको सेगमेंट्स में आपने डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड द पैसेज इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट को फिर उसके थॉट को एनालाइज करना है बाय फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स, एक्शन वर्ब्स एंड कंक्रीट वर्ड्स। उनके ऊपर फोकस करना है। किसी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं देखना है, राइट? किसी वर्ड को आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, किसी फ्रेज को, किसी क्लॉज को, किसी चीज को, किसी सेंटेंस को आपने आइसोलेशन में देखना है। उसकी कनेक्टिविटी को देखना है और उससे थॉट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। देखना ये है वो कहना क्या चाह रहा है, कहना वो क्या चाह रहा है, वो बात क्या करना चाह रहा है। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। And for that matter, your rough draft helps in extracting the very gist of the passage, जिसको आपने एक बड़े ही क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में तैयार करनी है। यानी रफ ड्राफ्ट को मैंने बताया था कि आपने रफ तरीके से ट्रीट ही करना। डज नॉट मीन कि रफ है तो आप उसको रफ तरीके से लिखेंगे। रफ ड्राफ्ट मींस इट्स काइंड ऑफ ए नेट प्रैक्टिस, कि आप बड़े ही प्रॉपर कंपोज अंदाज में थॉट को एक्सट्रैक्ट करें, ताकि जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटरफेरेंस ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट है उससे आप बच सकें, ताकि जब आप उसके एक ओवरऑल आइडिया को अपने पास अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, फिर उस लैंग्वेज से, अपनी लैंग्वेज से आप उसके पूरे थॉट को समझ सकें, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें, और उसको फिर रिप्रोड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी। द सेकंड थिंग जो मेन चीजें आपको लिखनी है कि प्रेसी हैज टू बी इन वन पैराग्राफ। सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लिया, थॉट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, लैंग्वेज को समझ लिया, उसके लेक्सिकल कॉम्बिनेशंस को समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, एसेंशियल्स को नॉन एसेंशियल से अलग कर लिया, रेलेवेंट और इररेलेवेंट के डिफरेंस को समझ लिया। ठीक है, हर पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, हर वर्ड रेलेवेंट नहीं है, हर सेंटेंस रेलेवेंट नहीं है। एंड इफ यू हैव डेवलप्ड द रीडिंग सेंसिबिलिटी टू एन एक्सटेंट, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हैविंग रिटन द रफ ड्राफ्ट, अब जब आप प्रेसी लिखने जाएंगे, एज आई सेड कि पैराग्राफ की का असूल ये है कि पैराग्राफ इज ऑल अबाउट वन आइडिया। यानी पैराग्राफ का असूल ये है कि इट हैज ओनली वन आइडिया, it does not have many ideas, it has one idea expanded in different steps, different ways, उसको expand किया जाता है। तो जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें किसी किस्म की अपना ओपिनियन, अपने कमेंट, जो बयान है, चीजें जो मुकम्मल बयान है प्रेसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके ओपिनियन, आपके कमेंट्स, आपके कोई पॉलिटिकल रिलीजियस अफिलिएशन कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, नथिंग इज योर्स। योर जॉब इज टू जस्ट रिप्रोड्यूस द आइडिया। जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो दैट मस्ट बी इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड। ये असूल आपके ज़हन में रखना है।
in simple, in flawless English. Words, few as possible. Words की nature, concrete words, जिन्हें हम definite words कहते हैं, which make picture in your mind, which make an image in your mind. ठीक है? Because जिनके words के image बनते हैं वो दिमाग में, they are easy to understand. ये बेसिक असूल आपके ज़हन में रखने पैसे के लिए. सो किसी किस्म की जब वर्ड जो लिखेंगे उसमें किसी किस्म की फैंसी डिक्शन नहीं होनी चाहिए. नो फैंसी डिक्शन. किसी किस्म की फिगरेटिव लैंग्वेज, डेकोरेटिव लैंग्वेज, वर्बोसिटी, आउटडेटेड वर्ब्स, इडियम्स को इंजेक्ट करना, ये नहीं होना चाहिए. नंबर 3, प्रेसी के अंदर किसी किस्म के एम्प्टी फ्रेजेस यूज नहीं करने. एम्प्टी फ्रेजेस से मुराद यह है कि फ्रेजेस विच other than the repetition or which appear to be redundant, जो ऑलरेडी आप एक बात कर चुके हैं उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैंने अभी पीछे सेंटेंस एक लिखा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कह दिया वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटेंसिफायर है, आपने बोल दिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज नो नीड टू से इट्स सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिनाइड, बिकॉज ये किसी खास चीज के ऊपर एम्फेसाइज नहीं कर रहा. जब कोई नई बात आप नहीं कर रहे, कोई खास बात नहीं कर रहे, तो एम्फेसाइज नहीं कर रहे तो उसको नहीं यूज करना. कभी भी सेंटेंस को जेरेंट से शुरू नहीं करना. नॉन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लेकिन जैसे जेरेंट्स कहते हैं उनसे शुरू नहीं करना. प्रेसी के अंदर आपकी नथिंग इज योर्स, यानी अब सवाल आता है कि प्रेसी में अगर एग्जांपल्स आ जाएंगे तो उसको कैसे डील करेंगे. अब इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना है आपने. हम लोग ब्लाइंडली जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को फॉलो करने लग पड़ते हैं कि जी क्या एग्जांपल्स आएंगी, निकाल देनी है, कोई कोट आ जाए, वर्ब आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, निकाल देने हैं. लेट मी टेल यू वन सिंपल फॉर्मूला, इसको समझ लें. फॉर्मूला ये है कि दो बातें आपने ज़हन में रखनी है कि इट इज नॉट योर पीस ऑफ राइटिंग, यानी आप खुद से क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे, तो आपकी तो कोई चीज इसमें है नहीं है. बट अगर उस गिवन कंटेंट के अंदर एग्जांपल्स हैं और अगर इफ द पैराग्राफ इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, तो क्या आप सारी एग्जांपल्स को निकाल देंगे? सबसे पहले ये सवाल ज़हन में रखें, क्या आप पूरी एग्जांपल्स को निकाल देंगे? डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज उसके ऊपर पूरी बात चल रही है. व्हाट टू डू दैट, असूल ज़हन में रख लें. हर एग्जाम्पल को जो आ रही है, आपने खुद से एग्जाम्पल नहीं लिख रही, लेकिन एग्जाम्पल को एनालाइज जरूर करना है. हर क्वेश्चन, कोड, प्रोवर्ब, कोई भी चीज है उसको एनालाइज करना है. अगर उसमें इफ देयर इज द पॉइंट, अगर उसमें कोई द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर आइडियाज को एक्सप्लेन करता है या कोर आइडिया से लिंक है, जिसको निकालने के बाद आपका जो कोर आइडिया है वो डैमेज हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो आपका फोकस सिर्फ उस पॉइंट पे होना चाहिए. वो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करें पॉइंट, नॉट द एग्जाम्पल. उस एग्जाम्पल के अंदर जो पॉइंट छुपा हुआ है, मैसेज छुपा हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट करें एंड देन उसको इनकॉर्पोरेट कर दें. इनकॉर्पोरेट का मतलब उसको स्टाइल में लिखें जो कि द पार्ट ऑफ द नरेटिव बन जाता है. दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द, यू डोंट नो, दैट राइटिंग जिसमें द पार्ट ऑफ द सेंटेंस लग रहा है, उस नरेटिव का पार्ट लग रहा है. So what the test is, what the technique is कि ब्लाइंडली आप नहीं निकालेंगे. अगर उस कंटेंट के अंदर जो मौजूद है उसमें से आप ब्लाइंडली उठा के नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसको एनालाइज करेंगे. हर ऐसी चीज जिसके बारे में कहा जाता है निकालनी है, ऐड नहीं करनी, तो वो याद रखें उसका मतलब ये है कि आपने खुद से कोई चीज ऐड नहीं करनी. इट डज नॉट मीन कि जो ऑलरेडी उसके अंदर दी है उसको भी आप ब्लाइंडली निकाल देंगे. उसको ब्लाइंडली नहीं निकालेंगे, उसके पॉइंट को निकालेंगे, उस पॉइंट को समझेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे इन द प्रेजेंट, विदाउट इवन गिविंग अ हिंट और मेकिंग योर रीडर रियलाइज कि शायद आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं. नो, नेवर यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, नेवर एवर. चौथी चीज मैंने बताई कि कभी भी लॉन्ग इंट्रोडक्टरी लाइंस नहीं लिखनी. First line, the introductory line and the last line of the précis should never be long. वैसे तो पूरी précis के अंदर जो sentence की length है वो moderate length के होने चाहिए, because the more long sentences, the more chances that you would commit grammatical mistakes, obviously, and you would make the language complex. जबकि précis का असूल है, it has to be simple.
ताकि क्लैरिटी आए, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सिंपल लिखते हैं तो क्लैरिटी आती है, जब लैंग्वेज सेंटेंसेस लॉन्ग इंट्रिकेटेड सेंटेंस लिखते हैं तो आइडिया जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। प्रेसी के अंदर कभी भी थर्ड पर्सन के अलावा आपने कोई प्रेसी के अंदर आई, वी, यू, आर, योर्स या फैमिलीज जो हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड पर्सन या उनकी फैमिलीज जो हैं, उनको यूज नहीं करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैसिव जो स्टाइल है उसमें क्या पैसिव वॉइस यूज करना है। नेवर यूज द पैसिव वॉइस, बट देयर इज वन कंडीशन, रिमेंबर वन थिंग। अगर प्रेसी के अंदर एक आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके अंदर, जैसे मैंने कहा था कि लेट्स सपोज 20% पोर्शन जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर है, एंड यू हैव टू एनालाइज दैट पोर्शन। क्या वो पोर्शन जिसमें से आप आइडिया एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इज रिटन और कैन बी रिटन इन द एक्टिव वॉइस फॉर्म? Then of course it is. But if the same idea, if you write in the passive voice form, in active voice, and you feel the idea is damaged, तो फिर आप उस वॉइस को रिटेन करेंगे। सो दिस इज कह सकते हैं कि इट इज ओनली इन एन इनएविटेबल केस, जहां पर आपको लगता है कि वो आइडिया जो बात आप कर रहे हैं जो पैसिव में दी है, और आप उसको अगर उस आइडिया को समझ गए और वो एक्टिव में वो मीनिंग नहीं देता, वो मीनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तब लिखेंगे। अदरवाइज खुद से आप पैसिव वॉइस नहीं लिखेंगे, बिकॉज any sentence written in a passive voice any sentence that is written in a passive voice serves a different purpose. वो different purpose को serve करता है। Passive voice में meaning कुछ और है, active voice में meaning कुछ और है। Voice means style. So there is an active style and there is a passive style. In one style you say something, and the second style they called passive, if you use that style it means you intend to give a different meaning, आप different meaning देना चाह रहे हो, so नहीं use करना। क्या टेंस कौन सा फॉलो करना चाहिए? यू ऑलवेज फॉलो द टेंस ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल जो पैसेज है उसके अंदर कौन सा टेंस दिया गया है उसको फॉलो करना है, ना कि कन्वेंशनल तौर पर जैसे आप सुनते हैं कि प्रेसी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस ओनली। गलत। नो, नॉट ओनली, यू हैव टू एनालाइज कि जिस क्या कहते हैं लैंग्वेज में वो प्रेसी का दिया गया है, टेंसेस जो चल रहे हैं, जो सीक्वेंस चल रहे हैं, उसी टेंस को फॉलो करना है। And you have to see कि dominant tense कौन सा चल रहा है। So आपने उसी के लैंग्वेज के फ्लो को फॉलो करना है, उसी के सीक्वेंस को फॉलो करना है। As far as title is concerned, अच्छा, जब पैराग्राफ की फॉर्म लिखेंगे तो पैराग्राफ का कन्वेंशन है कि इंडेंटेशन होती है, वन लाइन स्पेस देकर आप लिखते हैं पैराग्राफ को पैराग्राफ के स्टाइल में लिखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस has to be formed in a way जैसे कि आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, आपको पता है कि एक वो होंगे कि जिसकी जो पहला सेंटेंस आप कंटेंट में पढ़ते हैं दैट इज ऑलरेडी क्लियरली गिविंग एन आइडिया ऑफ व्हाट द डिस्कशन इज गोइंग टू बी, एंड समटाइम्स जो है वो आपको पहली लाइन या पहला सेंटेंस जो ओरिजिनल कंटेंट का है वो क्लियरली डज नॉट इंडिकेट कि क्या बात है, वो बात उसका टॉपिक सेंटेंस के बीच में जाकर होता है। सो इन दैट केस आपके पूरे पैसेज को जब समझ लिया तो उसके जनरलाइज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसको लेकर के आप पहला सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सो दैट यू इंट्रोड्यूस एज ए राइटर कि दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद एज फार एज टाइटल इज कंसर्न्ड, टाइटल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लें कि टाइटल जो है ना बड़ा क्लियरली एक्सपोज कर देता है कि स्टूडेंट ने पैसेज को सही समझा है या नहीं समझा। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, दो तीन मोटी मोटी बातें ज़हन में रख लें। एक तो उसकी लेंथ जो है वो 2 to 6 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 वर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रेज, हेडिंग की फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते। एक्सेप्ट कॉलन, आपको कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करना होगा। अगर आप पंक्चुएशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं, ये टॉपिक है, लेट्स सपोज डेमोक्रेसी फ्यूचर इन पाकिस्तान। नाउ यू कैन सिंपली एनालाइज दिस वन। एक तो इसको देख लें कि द फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल लाइक दिस,
preposition, conjunction, articles, उनको हमेशा small लिखना है. And if you have to write in the form of punctuation, तो स्वाई colon के आप कोई और punctuation mark use नहीं करेंगे. और future of democracy in Pakistan. You got it? ये जो दो मैंने आपको स्टाइल बताए हैं, इन स्टाइल में आप पंक्चुएशन, ये टाइटल जो है वो लिखेंगे, नथिंग एल्स. अब आ जाते हैं जो वर्ड्स हैं. जब आप वर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं फॉर टाइटल, तो उसके लिए क्या सूझ में होना चाहिए? रिमेंबर वन थिंग, 2, 3, 4 और 6, व्हाट जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उन तमाम वर्ड्स की पेनिट्रेशन वर्ड वाइज या एसेंस वाइज उसके अंदर होनी चाहिए. यानी अगर वो वर्ड्स जो आप कर रहे हैं उनकी एसेंस आपको पूरे पैसेज में नजर आनी चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि आपने बस एक पहली लाइन में कुछ वर्ड्स देखे हैं डोमिनेट करते हुए, तो आपने उन्हीं वर्ड्स को उठा के टाइटल बना दिया. बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, आखिरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन में या पैसेज की आखिरी लाइन में कुछ वर्ड्स देखते हैं, वो समझते हैं उसी के ऊपर बात हो रही है. या सेंटर में कोई वर्ड 2 दफा 3 दफा रिपीट हुआ तो उसको समझते हैं कि वो. यू हैव टू सी द एसेंस कि जिन वर्ड्स को आप लिखने जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर अभी ये फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान ही के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? क्या पूरी पैसेज के अंदर पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट और उसके फ्यूचर के ऊपर बात हो रही है? एंड इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सब्जेक्ट तो नहीं डिस्कस हो रहा. ठीक है जी. सो यू हैव टू सी द पेनिट्रेशन, एसेंस वाइज पेनिट्रेशन, नॉट ओनली वर्ड वाइज बट एसेंस वाइज. उसकी पेनिट्रेशन देखनी हो, फिर टाइटल को सिलेक्ट करना है. एंड इट शुड बी एट द टॉप जब आप लिखेंगे. और प्रेसी के एंड में आपको वर्ड काउंट प्रॉपर देना है, ओरिजिनल वर्ड काउंट एंड देन प्रेसी वर्ड काउंट. यू हैव टू मेंशन दैट. अच्छा जी, ये तो बड़ी मैंने इसको कर दिया. अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में चंद मोटी मोटी बातें आप जहन में रख लें. सबसे पहली चीज समझ लें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देने जा रहा हूं. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालॉजी. ये मेरे ख्याल आपको सारी बात समझा देगी. इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं डेफिनेटली इन्हीं चीजों को आपके सामने रखता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए. क्योंकि अगर आपकी परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी तो आप कर लेंगे. एनालॉजी के लिए लेट मी गिव यू एन एनालॉजी. कॉम्प्रीहेंशन के लिए लेट मी गिव यू एन एनालॉजी कि वो क्या है. लेट्स सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दे आई मीन डिस्कसिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक. और वो लोग दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर फॉर द सेक ऑफ एनी अदर एजेंडा अदर देन कि सिर्फ उस टॉपिक को खुद समझे, खुद डिस्कस करें. वो आपस में दो लोग बातें कर रहे हैं, वो अपने लिए बात करें, वो किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं. दो और लोग उनको सुन रहे हैं, दो और लोग सुन रहे हैं. दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट डिस्कशन, वो उस डिस्कशन को सुन रहे हैं. इस बात को जरा बड़े गौर से समझिएगा. मैं पिक्टोरियल इसकी डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे सकता. तो दो लोग जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए करें और एक टॉपिक के ऊपर बड़ी संजीदगी से डिस्कशन कर रहे हैं. They don't know nor they bother कि उनको कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है. They are because they are not discussing that topic for someone else. किसी और के लिए बात नहीं कर रहे. और जो लोग सुन रहे हैं वो उनको बड़े गौर से सुन रहे हैं. एंड जो लिसनर्स हैं उनमें से वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, चाहे फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से, वो पॉइंट नहीं समझ पाता. डिस्कशन के दौरान एक नुक्ते को नहीं समझ पाता. बट when he comes back to his senses from distraction, जो भी distraction थी, तो अपने साथ वाले लिस्नर से वो पूछता है मुझे इस फलान नुक्ते के बारे में बताओ. दूसरा जो लिस्नर है जो बड़े क्लोज अटेंशन पे कर रहा था, his job is first to understand कि दूसरा लिस्नर क्या पूछना चाह रहा है. So his approach should be to understand the question of that listener who got distracted. सबसे पहले उसका जॉब है उस क्वेश्चन को समझना. And according to the question, वो he turns to the discussion portion. उस पोर्शन में जाएगा जहां पर वो डिस्कशन का वो पॉइंट था, और उससे पॉइंट को समझ के उस क्वेश्चन के मुताबिक उसको वो आंसर करेगा. What does this analogy mean? This analogy means कि आपने महज रिप्रोडक्शन ऑफ आंसर्स वहां से उठा के नहीं कर देनी, क्योंकि वहां पर कभी भी आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट आइडियाज. यानी वर्ड बाय वर्ड आपके वहां से लाइंस को प्रोड्यूस नहीं करना. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा.
Let me tell you this one. For example, मैं ये रीडिंग का पैराग्राफ शेयर करता हूँ. This is the reading paragraph. ये जो पैराग्राफ है, this is, you can see the paragraph, and this is the question. What's जो question था वो कुछ philosophy और education से related है. So what is the difference between the approaches of Socrates and Aristotle? अब does not mean कि उस पैराग्राफ के अंदर ये डिफरेंस जो बताया गया है वो बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में बताया गया है, ऐसे नहीं है. आपने उस पैराग्राफ के उस पोर्शन में जाना है, जैसे कि सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के बारे में पूछा गया, और उन लाइंस को समझना है कि व्हाट सोक्रेटिस सेज एंड व्हाट एरिस्टोटल सेज. उस बात को समझने की कोशिश करनी है. You see, this is एरिस्टोटल क्या कहना चाह रहा है. ठीक है जी. और सोक्रात क्या कहना चाह रहा है. वहां से बात को समझने के बाद ये देखें, unlike Socrates emphasizing on this one, उस पॉइंट को समझना है. Having understood this point, आपने उसका जवाब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जवाब देते हैं वो एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं करना, 3 असूलों पे देना है. कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस. आपने वो डिफरेंस बताना है. पहले उस डिफरेंस को यानी उसको इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है. 3 एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी चीज के आंसर के अंदर. इट शुड हैव प्रॉपर बिगनिंग, यानी इंट्रोड्यूस के व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड. It should have proper middle. Proper middle का मतलब it should explain कि क्या है वो, and then it should have a proper end. Now look at the difference. The difference between the approaches of Socrates and Aristotle is that Aristotle felt the need for repetition to develop good habits in students because he believed, along with the reason, human nature and habits are equally significant to education. Socrates, on the contrary, felt that students need to be constantly questioned to bring out their own ideas reflecting their true ability. This to him otherwise would never come to surface. So comprehension का भी असूल यही है कि आप पहले पैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखेंगे, उसको पहले सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक जनरल रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझते हुए उस सेगमेंट में आएंगे जहां पर आपको लगता है कि जवाब मौजूद है. उस जवाब को, उन लाइंस को, उन आइडिया को अंडरलाइन करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आप उसको रीडिजाइन करके लिखेंगे. यू डोंट हैव टू कॉपी, बिकॉज रिमेंबर दैट कि उस पैसेज की जो लैंग्वेज है वो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई. अभी मैंने इसलिए आपको एनालॉजी दी थी ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये समझ लें कि एक स्पीच है जो ये ध्यान में रख के नहीं लिखी गई कि क्या क्वेश्चन आएगा. यानी वो लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये सोच के नहीं कर रहे थे कि कौन मुझे सुन रहा है और कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा. दे वर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक. जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिसनर था. उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चीज उसको नहीं समझ आ सकी, जहां बैरियर आया, उस जगह उस बैरियर को दूर करने के लिए उसने अपने सोच के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक ये क्वेश्चन किया. एंड सेम वे ये क्वेश्चन जो है इसको आपने समझना है और इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने उस आंसर को रीडिजाइन करके लिखना है. 3 एलिमेंट्स क्वेश्चन के होना चाहिए. कैसी लेंथ होनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि जी क्या लेंथ होनी चाहिए क्वेश्चन की. एज आई सेड, प्रेसी और कंपोजिशन के अंदर एक फर्क है कि कंपोजिशन कंपेयर टू प्रेसी इज इजी. इन टर्म्स ऑफ certain restrictions, absence of certain restriction. प्रेसी के अंदर आपके ऊपर limitations बहुत सारी हैं. वर्ड लिमिट की जो है वो एक लिमिटेशन है और बहुत सारी limitations है. comprehension के अंदर वो limitations नहीं होती. But it does not mean कि आपने आंसर जो है वो 10 लाइनों का लिखना है या 5 लाइनों का लिखना है. And for that matter, you have to understand keywords. Explain का मतलब क्या है, illustrate का मतलब क्या है, describe का मतलब क्या है, mention का मतलब क्या है. इन keywords के आपको मतलब आने चाहिए और words के combination देखने हैं. उनमें 3 एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यानी WH एक है ये वर्ड्स, नंबर 2
एक्सप्लेन, नरेट, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, मेंशन, ये वर्ड्स इनके मतलब क्या है, एंड देन द मेन एक्शन वर्ब, उसमें मेन एक्शन वर्ब कौन सा है या किस चीज के ऊपर बात हो रही है, मेन नाउन वर्ब नाउन वर्ड कौन सा है, कौन सा नाउन इस्तेमाल किया गया है या कौन सा एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहे, नाउन डिफरेंस क्या है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ज़हन में रखते हुए आपने सवाल समझना है, और जब सवाल समझ आ गया तो जवाब आपने कैसे देना है, तीन चीजों के ऊपर, कि तीन एलिमेंट्स पूरे हों, आप बताएंगे व्हाट यू आर गोइंग टू से, एंड देन यू एक्सप्लेन इट, एंड देन यू कंक्लूड इट। अब ये सवाल की नेचर आपको बताएगी कि किसी जगह पर आपको 3 लाइनों में वो बात पूरी हो जाती है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आप बना रहे हैं, फ्रेजेस बना रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं। किसी जगह पर वो 4 लाइनों में बात पूरी होती है, किसी जगह पे 5, किसी जगह पे 6। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ? जनरली it should not be more than 6 to 7 lines. Generally, it should not be more than 6 to 7 lines. It should be within maximum these lines. ठीक है जी। तो कॉम्प्रीहेंशन में भी आप पहले सेगमेंट्स बनाएंगे, सेगमेंट्स बनाने के बाद जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग के बाद क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। जितना पूछा गया उतना जवाब खुद से, उसको आपने खुद से कोई चीज नहीं इंजेक्ट करनी। सिमिलरली इसमें एज पर एज योर नॉलेज इज कंसर्न, उसका क्या करेंगे, कभी भी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर याद रखें कि आपने विद इन द पैराग्राफ, स्कोप ऑफ द पैराग्राफ रहना है, उस स्कोप से बाहर नहीं जाना। अपना पर्सनल नॉलेज जो है वो आपने इंजेक्ट नहीं करना। अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन एक आध सेंटेंस पे देनी पड़ती है तो दैट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ के स्कोप के अंदर होगी, उससे बाहर नहीं होगी। अगर वो इसमें वो आपसे ओपिनियन पूछ सकता है, प्रेसिडेंट यू हैव टू इंजेक्ट नथिंग ऑफ योर्स, लेकिन इसमें वो आपसे ओपिनियन पूछ सकता है, वो आपसे एग्जांपल पूछ सकता है। इन दैट केस आपको याद रखना है कि आपको विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज रहना है, उस स्कोप से बाहर नहीं जाना, राइट। देन कम्स टू द थर्ड पैसेज एलिमेंट, दैट इज ऑफ द ट्रांसलेशन। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन के ऊपर भी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चंद सीधा चीजें बताता हूं आपको क्विकली, और उसको आपके ध्यान में रखना है। नंबर 1, नो लिटरल ट्रांसलेशन। पहली बात आप ये ध्यान में रखना है। दोनों लैंग्वेजेस जो हैं आपको पता है, दे फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, दे हैव डिफरेंट, यू नो। उर्दू को अगर आप देखें तो उर्दू जब भी बात की जाती है, उर्दू का फॉर्मूला अगर होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर बेस करता है, जबकि इंग्लिश का फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। अगर इस छोटे से डिफरेंस को भी अगर आप ध्यान में रखो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 2 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, जब आप उर्दू को देख रहे हैं, you have to sense the language, sense the sentence, उस सेंटेंस को सेंस करना है। some sentences are very simple and straight, but some have to be reconstructed. Some sentences have to be reconstructed. There could be a stage and there could be several sentences जिनको आपको reconstruct करना पड़ेगा। Reconstruct the sentence and which must be in the same language. जब आप reconstruct करेंगे तो आपने ये make sure करना है, reconstruct करेंगे कि आप उसमें से बड़ी आसानी से ये sense कर सकें, उसको analysis कर सकें कि उसमें tense कौन सा है या modal verb कौन सा यूज हो रहा है, tense कौन सा यूज हो रहा है। You can see उसमें voice कौन सी है, and then you identify the subject and verb first, जैसे हम subject verb agreement कहते हैं। ये 3 एलिमेंट सबसे पहले आपको करने हैं। यानी सबसे पहले आपने सेंटेंस को सेंस किया। इफ इट इज अ स्ट्रेट सेंटेंस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब आपने ट्रांसलेट करना है तो याद रखें आपने इंग्लिश का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
और उर्दू के अंदर भी आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो डेफिनेटली आपने कभी पहले नहीं पढ़े या नहीं सुने। अगर आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस होगी तो उसके बावजूद ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कभी आपने नहीं सुने होते। तो आपने किसी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं देखना, वर्ड्स में नहीं उलझ के रह जाना, कोहेसिवली देखना, इन कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ आपको देखना है। तो सबसे पहले जब आपने सेंटेंस को, पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया, तो आपने एनालाइज किया कि ये पूरी जो बात है ये किस टेंस में चल रही है, इसमें हर सेंटेंस का वॉइस कौन सी है, और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जब मैंने इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करना है तो आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंग्लिश। यानी सेंस आप उर्दू में करेंगे और ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Then you have to identify the difficult words. Difficult words कौन से हैं? और किसी भी वर्ड के लिए कम से कम आपको 2 से 3 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। Does not mean कि कोई भी वर्ड आपके ज़हन में आता तो आप उसको फौरी अप्लाई कर दो। You have to see at least 2 to 3 words and then you have to select the best word which is according to the context, because lexical जो मैंने कहा था accuracy वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के अंदर भी। फिर आपने देखने होते हैं कि उसके अंदर कंजंक्शंस कौन से इस्तेमाल हुए हैं, फ्रेजेस अगर इस्तेमाल हुए हैं, इनको हाईलाइट करना होता है ताकि आपको आप इंग्लिश, आपके ज़हन में इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के मुताबिक आप फौरन चीजों को प्लेस करते रहें। फ्रेजेस कौन से हैं, ईडियम, नरेशन कौन सा है उसमें। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू से इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, तो बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से मुराद वो ये लेते हैं कि शायद हमने सिर्फ ईडियम्स यूज करने हैं। नो, expression, it's an idiomatic expression, means you must maintain the spirit of the language, the spirit with which Urdu paragraph has been written, the same spirit in English has to be maintained, उसको maintain करना है। ठीक है जी। तो इसको देख करके आपने उसको, इस चीजों को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। You should not use any word जिसका मीनिंग आपको नहीं आता। You should not use any word जिसका मीनिंग आपको डाउटफुल है। But it does not mean कि आपको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। You should not mix up the sentences. You should not break the coherence and connectedness of the paragraph. You have to follow the convention of English writing. आपने उर्दू को सेंस करना है, कीपिंग इन माइंड कि जब आपने इसको ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश का फॉर्मूला अप्लाई करना है। You must know कि इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया। यू मस्ट नो के आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे प्लेस किए जाते हैं, किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यू मस्ट नो द राइट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यू मस्ट नो कि कौन सा मॉडिफायर कहां पे लगेगा, एडजेक्टिव्स कहां पे लगते हैं, एडवर्ब्स कहां पे प्लेस होते हैं। सो इंग्लिश के फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट जी, तो तीसरा क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा फिलहाल, जो भी शॉर्ट एड्रेस हो सकता है वो, दैट इज ऑफ सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन के अंदर लेट मी टेल यू, दे वोंट गिव यू, जैसे कि आपको पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सम अनयूजुअल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस, द स्ट्रेंज सेंटेंसेस दैट यू हैव नेवर सीन। दे गिव यू ऑल दोस सेंटेंसेस दैट यू यूज, you already use, you read them, but you have never focused on in terms of language proficiency or accuracy. तो सेंटेंस करेक्शन के अंदर वो जो चीजें देखते हैं आपकी, कोई भी जो सेंटेंस है वो 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी जो भी आउट ऑफ 8 आपको 5 सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं, उनके अंदर जो चीज देखी जाएगी कि डू यू हैव द अंडरस्टैंडिंग of all the tenses and modal verbs, and it is checked in the form of subject verb agreement. Subject verb agreement की फॉर्म में देखा जाता है। और उसके लिए मैंने एक टिप दी थी स्टूडेंट्स को, याद होगा तो मैंने कहा था कि आप देख लें कि किन टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। ऐसे टेंसेस को आपको उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। कौन से मॉडल वर्ब्स हैं जिनमें सब्जेक्ट के मुताबिक मॉडल वर्ब या वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। इज व्हाट आई टोल्ड यू। सी, अब इफ यू रिमेंबर दैट आई सेड कि प्रेजेंट के चारों टेंस आपको आने चाहिए।
इफ यू रिमेंबर दैट आई सेड कि पास्ट का जो कंटिन्यूस है उसमें सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से जैसे सब्जेक्ट है वैसे वर्ब और वर्ब की फॉर्म जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है। याद होगा मैंने आपको टिप दी थी, इसको आपने जेहन में रखना है। इसी तरीके से सारे टेंसेस को एनालाइज करना है, इनके एक्टिव वॉइस को उनके पैसिव वॉइस को एनालाइज करना है, उनके ऊपर आपकी कम से कम कमांड होनी चाहिए। तो सबसे जो पहला देखा जाएगा कि आपकी मॉडल वर्ब्स या टेंसेस को चेक करेंगे तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के जरिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे मॉडिफायर्स के जरिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पैरेललिज्म के जरिए देखेंगे, पैरेललिज्म। ठीक है जी। प्रोनाउन रेफरेंस एरर को देखेंगे, प्रोनाउन एग्रीमेंट के क्या राइट प्रोनाउन को आप यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिक्शन बेसिक मिस्टेक्स, यानी कि लोग बहुत ज्यादा वोकैबुलरी के पीछे होते हैं लेकिन दे डोंट नो द माइनर डिफरेंसेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मैं जैसे भी अब देखता हूं मिस्टेक्स, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेट्स सपोज इट्स और इट्स के दरमियान डिफरेंस ना बताना, देयर एंड देयर का डिफरेंस ना बताना। ठीक है जी। मिस यूज, ये डिक्शन के बारे में मैंने स्टार्ट में बात भी कर दी थी लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब्यूज, इसका डिफरेंस नहीं पता है, अब्यूज कहाँ पे आएगा, मिस यूज कहाँ पे आएगा। यू नो, लाइक ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर, नो ही इज मिसयूजिंग मनी ऑफ हिज फादर। इसी तरह किसी क्वेश्चन के अंदर आप रिडंडेंसी को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी जो होंगे वो कैटेगरीज को देखा जाएगा आपके सेंटेंस करेक्शन के अंदर। तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपकी टेंसेस और वॉइसेस की जो कम से कम आपको जो उनकी अरेंजमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड ऑर्डर कैसे प्लेस होते हैं, ये सारी चीजें मैंने क्लास के अंदर डिस्कस की हुई हैं। एक वर्ड आगे पीछे हो जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउ जी, सेंटेंस करेक्शन के बाद अगर इफ आई टॉक अबाउट वोकैबुलरी, तो मैं वोकैबुलरी का मेजर पोर्शन है कि पंक्चुएशन के ऊपर तो आपको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया और इस वक्त तो इसको इसमें नहीं पूरा हो सकेगा, बट लेट मी गिव यू some idea about how to, you know, memorize the words. Remember one thing, there is no senseless cramming. What I call cramming is a senseless memorization of the words. इसके लिए आपको ये ज़हन रखना पड़ेगा कि ह्यूमन माइंड जो है वो लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करता है। When I'm talking to you at the moment, you cannot see my face, लेकिन every word I utter, जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूं, आपको लगता है कि आप वर्ड समझ रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ह्यूमन ब्रेन senses all these words because they trigger a picture in your mind. बचपन पे चले जाएं अगर अपने, तो आपको जो भी वर्ड सिखाए गए थे वो साउंड्स थी आपके लिए, they were songs. All those sounds were associated with certain objects. वो ऑब्जेक्ट ही आपके ज़हन में एज ए मीनिंग इन जो है वो आपके ज़हन में बैठे हुए हैं। So when you utter a word, basically you are uttering a sound that triggers an image in your mind that you sense. और जितने भी abstract word हैं, which obviously do not have the picture, but they are sensed in connection with the rest of the words, with the situation, with the emotions, with the events, उनके साथ एसोसिएट होते हैं जिनसे हम उनको सेंस करते हैं। So when somebody is speaking to you, you think that कि कोई भी बंदा जब आपसे बात करे तो आप उसको बड़ी quickly understand करें। Actually, all these words or sentences are like sounds which are triggering in your mind the images, and your mind or brain is senses those images. वही असूल आपको याद करना पड़ेगा। यानी आपको जो vocabulary याद करनी है वो senselessly memorize नहीं करनी। You have to पिक्चर्स की फॉर्म में देखनी है आपको वर्ड्स। इफ आई कुड शो यू, लेट मी just a minute, if I get the file. ये चंद चीजें ज़हन में रख लें। ये टेक्निक्स आप यू कैन सी हियर।
वर्ड्स को याद करने के लिए ये 3, 4, 5 टेक्निक्स हैं, बड़ी छोटी छोटी सी हैं, मैंने क्लास में बड़ी एक्सप्लेन की है, इस वक्त शॉर्टली मैं सिर्फ आपको उनको रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू स्केच द वर्ड्स, यानी जिस वर्ड को अगर आपने याद करना है तो उसका तरीका ये है कि उसके मीनिंग को देखने के बाद उसकी एक स्केचिंग सी बना लें, उसका स्केच सा बना लें, उसके मीनिंग को ज़हन में रखते हुए, और ऑलवेज यू नो हैव एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स 3 to 4 words or 5 words or 6 words. जब उन वर्ड्स को 3, 4, 5 वर्ड्स को एक ग्रुप की शक्ल में देखते हैं तो देन नेवर राइट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस ओनली, रादर द बेस्ट आइडिया इज, जो बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि उन 4-5 को ग्रुप्स बनाकर 3, 4 या 5 जो भी इजीली आप कर सकते हैं, उनको एक शॉर्ट से 2 या 3 लाइनर या 3 सेंटेंसेस में काइंड ऑफ ए पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, जिसमें आप जैसे कुछ चीज, कोई इवेंट बयान कर रहे हैं जिसमें कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हैं, whether it is related to any emotional triggering in your body, or you can recall any emotion. यानी कहने का मकसद यह है कि उसको एसोसिएट करके लिखना है, कभी आइसोलेटेड वर्ड और उसका मीनिंग नहीं याद करना, वो शॉर्ट टर्म होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखना है तो उसको एक वर्ड को उसको एसोसिएट करके किसी इमोशन के साथ, किसी इवेंट के साथ उसको लिखना है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखें, बेटर इट इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 or 3 लाइंस, ए काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग एन इवेंट और स्टोरी और एन इमोशन, ताकि वो आपके ज़हन में बैठ जाए। उसका फायदा ये होगा कि लेट्स सपोज अगर आपको एक वर्ड भूलता भी है, तो जब भी आप उसके बारे में कुछ याद करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है ना वो आपके ज़हन में आएंगे, और जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आपके ज़हन में आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके मीनिंग को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे when you forget those words or any of those words, rather than कि आप जोर लगाएं दिमाग के ऊपर वो कैसे। फिर मॉर्फोलॉजी के जरिए आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। मैपिंग, सेमेंटिक मैपिंग है, मैंने क्लास में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, इस वक्त तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता पूरी की पूरी चीजें, पूरा लेक्चर मेरा इसके ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के जरिए। एट द मोमेंट वर्ड निमोनिक्स के जरिए हो सकता है, वर्ड एसोसिएशन के जरिए हो सकता है। तो इस तरीके से आप मेमोराइज करेंगे, यानी सेंसलेसली नहीं मेमोराइज करें, आप सेंसिबली मेमोराइज कर रहे हैं। जब आप उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं तो यू हैव टू सी कि जो भी मल्टीपल चॉइस फॉर्म में जब आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक में जाना है, ताकि आप स्कोप को नैरो कर दें। ऑल द वर्ड्स विच यू बिलीव, जो आपको लगता है कि किसी दूर तक इनका कोई तलक नहीं है मीनिंग से, उनको भी निकालेंगे, ताकि आपका जो स्कोप है वो नैरो हो जाए। और जो रेस्ट ऑफ द 1 or 2, 3 वर्ड्स रहते हैं, उसको एनालाइज करने का तरीका ये है, अगर आपको वो मीनिंग नहीं आता, वैसे तो आपको मीनिंग डेफिनेटली जब आपने प्रैक्टिस की तो आपको आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आपको आ रहा, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको ज़हन में रखना है कि नॉर्मली द वर्ड, फॉर एग्जांपल इफ द नाउन इज गिवन हियर, द मीनिंग शुड बी इन नाउन फॉर्म, एक्सेप्शंस आर देयर बट इट शुड बी इन नाउन फॉर्म। एंड फॉर दैट मैटर मैंने कहा था कि आपको मॉर्फोलॉजी के जरिए याद करें, या वो जो वर्ड्स की जो क्लास है आपको पता होना चाहिए, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो उसके जरिए अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता तो ये किस्म की इंटेलेक्चुअल गेसिंग होगी, रादर देन कि आप एक सेंसलेस गेसिंग करें या गलत लिख दें। तो थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी चाहिए, और डेली बेसिस के ऊपर आपको कुछ वर्ड जो याद करते हैं उनको अपनी राइटिंग के अंदर एक प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो, आपके माइंड में पेनिट्रेट कर जाए, रादर देन कि आप जस्ट एक वर्ड याद करें, उसका मीनिंग देखें, उसको सेंटेंस में लिखें और समझें कि ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, आई मीन इट इज अ शॉर्ट लिव्ड, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सो ये जो 5 मेजर एरियाज को मैंने आज जो पढ़ा, आई मीन इस शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ ना कुछ उसके रेफरेंस बताने की कोशिश की है, टू जस्ट हैव यू गिव यू एन आइडिया कि आपको बेसिकली पेपर को कैसे लिखना है। उसमें जो सबसे पहले जो मैंने डिस्कशन की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे लेक्चर रिकॉल करेंगे आप, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स थे, वो उस तरीके से तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, ना टीच की जा सकती, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके ज़हन में रिफ्रेश हो जाएंगी, और उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप उन चीज़ों को जो करने वाली हैं उनको आप करें, जो अवॉइड करने वाली हैं उनको अवॉइड करें, उनका ख्याल रखें, ज़हन में रखें कि ये सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर लैंग्वेज का एंड रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट है, जिसमें आउट एंड आउट आपको चेक किया जा रहा है।
सो मैंने प्रेसी के कुछ आइडियाज आपको दे दिए, कुछ मैंने कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बता दिया, कुछ मैंने ट्रांसलेशन का एक आसान सा फॉर्मूला आपको बता दिया जो ज़हन में रखें, और उसके बाद मैंने वोकैबुलरी को टच कर दिया याद करने के हवाले से और इसको अटेम्प्ट करने के हवाले से. दैट वाज पॉसिबल ऑब्वियसली विद इन दिस शॉर्टेस्ट टाइम. आई होप, आई डू नॉट होप that you have got everything. I do believe that you have not got everything, but you have got something which can prove to be a turning point in your preparation. हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ये कंट्रीब्यूट कर सके और आपको समझ आ सके, because definitely you have undergone the complete process of the training in the classes, जिस पे बहुत डिटेल डिस्कशंस होती है, एक्सरसाइजेस होती हैं, प्रैक्टिस होती है. लेकिन इस शॉर्ट में लेक्चर के अंदर जिसमें मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके बता सकता था वो मैंने आपको बता दी हैं. थैंक यू वेरी मच. The session is over. Wish you best of luck for your future endeavor, and I hope you with great honesty and devotion you would prepare yourself rather than just preparing yourself as as a casual. जैसे कि लोग अक्सर unfortunately मैं ये attitude देखता हूँ. Remember one thing, your attitude and your aptitude does matter, and for that matter you must have your own strategy and then put yourself in a proper structure. अक्सर formula मैं बताता होता हूँ क्लास में. You must have an attitude and aptitude for these kind of competitive exams. If you have, then you have to have your own strategy, not the one proposed by someone else, because हर बंदे का एक different तरीका होता है पढ़ने का, उसका mental aptitude different होता है, उसकी style, reading style, I mean everything is different, varies from person to person. And then you have to put yourself in a structure, एक proper order में लेके आना, उसके मुताबिक आपको practice करनी होती है. I can say wish you best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती 3 घंटे हमारे एस्पायरेंट्स को दिए. CSS 2023 के लोगों को जितनी आपसे बेहतर आपने कोशिश की सर, मुख्तसर वक्त में आपने रिवीजन करवाने की. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और नोवा की मैनेजमेंट का बेहद शुक्रिया जिन्होंने CSS 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए ये सेशन जो है का आगाज़ किया. और इंशाल्लाह कल हमारा आखिरी जो है वो क्लास होगी, रिवीजन क्लासेस के सेशन का आखिरी रोज़ होगा 24 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे जो है इस्लामियात की रिवीजन क्लास का सेशन होगा, और इंशाल्लाह वो भी रात 9 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप लोग उसको ज्वाइन कर सकेंगे. बहुत शुक्रिया. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.